तो हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारी और बहुत सारी ट्रिक्स। इतनी सारी ट्रिक्स जो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स या टाइप्स या स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को परेशान करती है, आपसे याद नहीं होती, आप याद करते हो नेक्स्ट डे भूल जाते हो, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, उन सब को याद करने के बहुत आसान तरीके जो है मैं आज आप लोगों तक लेकर आया हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स जानने के लिए। मैं वापस बता दूं, कुछ ट्रिक्स तो इतनी सिंपल है कि आपको लगेगा कि सर इसमें ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं थी, हम ये चीज अगर इस तरीके से याद करते तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हम एग्जाम में जाते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उन सब के लिए एक रामबाण और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बिलीव मी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, चाहे प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनेट, ह्यूमन फिजियो, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, सबको मिला के नीट के जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मैं यहाँ पर आज कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों पाथवे ऑफ स्पर्म्स की। ये आपको है ना याद नहीं रहता कि सर कहाँ बनता है, किधर से किधर जाता है, कहाँ पर एंड कौन सा डक्ट किसके साथ कंबाइन होता है, तो वो सब कुछ एक साथ मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों? एस फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो, इस वीडियो की शुरुआत ही मैंने सबसे पहले कहां से की है? वासुदेव के नाम से, यानी श्री कृष्ण के नाम से। तो मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा श्री कृष्ण से कि आप यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको पढ़ा पाऊं या याद करवा पाऊं, आपको सारे के सारे एक साथ याद हो और आप एग्जाम में कभी भी नहीं भूलो। तो श्री कृष्ण को याद करते हुए हम शुरू करते हैं। देखो, स्पर्म्स में सबसे पहले ट्रिक है अपने पास, श्री वासुदेव। ठीक है, इसमें स्पर्म के फॉर्मेशन से लेकर स्पर्म के पेनिस के जो इंसेमिनेशन तक पूरा पाथवे कहां बनता है और पूरा पाथवे यहां पर एक साथ एक सिंपल सी ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, वो है श्री वासु। एस का मतलब होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में प्रेजेंट है और यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी यहां से हम शुरू करेंगे स्पर्म्स का फॉर्मेशन। उसके बाद आपको पता है कौन सी डक्ट्स आती है? रेटेटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस, फिर आगे जाकर एक और ई जिसका मतलब होगा वासा इफ्रेंशिया। देखो, मैंने जानबूझकर इसको ई लिखा है, मैं अगर इसको वी लिखता तो आप यहाँ कंफ्यूज होते, वास डिफरेंस और वासा इफ्रेंशिया, इसलिए मैंने ई लिखा है। ई का मतलब क्या होगा? इफ्रेंशिया। और उसके बाद में आएगा एक और ई जिसका मतलब होगा एपिडिडाइमस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, फिर गए रेटेटेस्टिस में, स्पर्म्स वहां से वासा इफ्रेंशिया पहुंचते हैं, वासा इफ्रेंशिया उसको टेस्टिस से बाहर लेकर आती है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में उसके बाद में ये आएगा एक वी में जिसका नाम है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस इन स्पर्म्स को अब स्क्रोटम से लेकर ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में लेके आएगी, और वास डिफरेंस का ही सबसे टर्मिनल वाइड पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला। तो ए का मतलब होगा एम्प्यूला। अब ये एम्प्यूला किसके साथ कंबाइन हो जाएगी? ये एम्प्यूला कंबाइन हो जाएगी डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। तो एस का मतलब सेमाइनल वेसिकल। आप सबको अच्छे से पता है कि किस तरीके से जो एम्प्यूला रहती है, ये एम्प्यूला सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ में हो जाती है कंबाइन। ये कंबाइन हो गई, और कंबाइन होने से ये जो कॉमन डक्ट बनी, इसका नाम ई से शुरू होगा, इसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये बन गई इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, और बाद में इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में ओपन हो जाता है? इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। तो देखो, श्री कृष्ण की असीम कृपा से, श्री वासुदेव की असीम कृपा से मैंने आपको पूरा पाथवे फॉर्मेशन से लेकर इजैक्यूलेशन तक पूरा मैंने आपको बता दिया। इस यूरेथ्रा से अब सीमन बाहर एग्जिट कर जाएगा, यानी स्पर्म्स यहां से बाहर एग्जिट कर जाएगा। वापस बता रहा हूं, एस फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आर फॉर रेटेटेस्टिस, ई फॉर इफ्रेंशिया यानी वासा इफ्रेंशिया, देन ई फॉर एपिडिडाइमस, देन वी फॉर वास डिफरेंस, ए फॉर एम्प्यूला जो वास डिफरेंस का टर्मिनल वाइड पार्ट है, एस फॉर सेमाइनल वेसिकल्स, ई फॉर इजैक्यूलेटरी डक्ट और यू फॉर यूरेथ्रा, यानी कि पूरा पाथवे। ये आप लोगों के सामने एक बहुत सिंपल ट्रिक से मैंने आपको याद करवा दिया। अब आप इसको कभी भी एग्जाम में भूलोगे नहीं, और प्लस कोई कंफ्यूजन आपको किसी टाइप का यहाँ पर कभी भी नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स में। 3 टाइप्स, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। देखो, एसिडिक अमीनो एसिड्स जो है उसके पीछे तो खुद ही एसिड वर्ड यूज हो जाता है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, तो हम भूल ही नहीं सकते। ठीक है, 3 तरह की अमीनो एसिड्स में आप देखो,
एसिडिक अमीनो एसिड्स के पीछे हम लोग क्या लिखते हैं? एक एग्जाम्पल है, इसके दो ही एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। तो आप चाह कर भी नहीं भूल सकते कि एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, इस सर इसमें क्या ट्रिक है? इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, सही बात है आपकी। मैं यहाँ पे आपको पूरा याद करवा दूंगा। एसिडिक अमीनो एसिड केवल दो एग्जाम्पल्स, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। अब आता हूं मैं बेसिक अमीनो एसिड, ये याद कर लो, ये है टोटल 3। तो 2 एसिडिक 3 बेसिक, बाकी सारी की सारी जो 15 अमीनो एसिड्स हैं वो सारी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना इनमें से जो बची वो सारी की सारी कौन सी होगी? न्यूट्रल, एसिडिक, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। अब मैं एक सिंपल सा आपको एक शब्द बताता हूं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, शुभ लाभ। ठीक है, तो इस एक सिंपल से लाभ से आपको बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि आपको बेसिक अमीनो एसिड्स यूं चुटकियों में याद हो जाएगी। एल, एल का मतलब होगा लाइसिन, एल का मतलब होगा लाइसिन। ए का मतलब है आर्जिनिन, तो लाइसिन सेकंड है आर्जिनिन। ठीक है, बी का मतलब होगा बेसिक। देखो मैंने कोशिश ये की है कि मैंने जितनी भी ट्रिक्स बनाई है ना, उस ट्रिक्स में मैं ये भी बता दूंगा आपको ये तरीका कि ये ट्रिक है किसकी। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने एक ट्रिक बनाई और अच्छे से मैंने याद भी किया और एग्जाम में जाके मैं भूल गया कि ये ट्रिक थी किसकी। तो ऐसा नहीं है, मेरी जितनी भी ट्रिक्स मैंने बनाई है ना, उस ट्रिक में मैंने एक अल्फाबेट ऐसा भी यूज किया है जो आपको ये याद दिलाएगा कि भाई ये ट्रिक है किसकी। आप देखो लाभ में एल का मतलब लाइसिन, ए का मतलब आर्जिनिन, बी का मतलब बेसिक, ये बेसिक अमीनो एसिड्स की ट्रिक है। एग्जाम में जाके अगर ये भूल भी गए कि ये ट्रिक थी किसकी, ये याद आ जाएगा आपको। लाइसिन, लाइसिन के बाद आर्जिनिन, बी से बेसिक और एच से हिस्टिडिन। तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन ये 3 अमीनो एसिड्स कैसी है? बेसिक अमीनो एसिड्स। 2 अमीनो एसिड्स कैसी है? एसिडिक। जो बची वो सारी की सारी कैसी है? न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक शब्द याद करो और वो शब्द है लाभ, लाइसिन, आर्जिनिन, बेसिक और हिस्टिडिन। और आगे चलते हैं हम लोग, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में चलते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा माइलिनेटेड नर्व्स और नॉन माइलिनेटेड नर्व्स के एग्जांपल। ऐसा हर बार होता है कि बच्चा आएगा भूल जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, माइलिनेटेड वर्सेस नॉन माइलिनेटेड। बहुत आसान तरीका है भाई, बहुत आसान तरीका। एक सिंपल सी डिग्री बता रहा हूं, अमेरिका जाओ और वहां जाकर क्या करो? एमएससी, एमएससी इन यूएसए। समझते हैं कैसे? एमएससी के एम का मतलब होगा माइलिनेटेड, एम मीन्स माइलिनेटेड। देन एस, एस से याद करो आप स्पाइनल नर्व्स। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के नर्व्स के एग्जांपल्स में है सबसे पहले स्पाइनल नर्व्स और सी का मतलब होगा क्रेनियल नर्व्स। माइलिनेटेड के 2 एग्जांपल्स स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। फिर चलता हूं मैं यूएसए। यूएसए में यू का मतलब होगा अनमाइलिनेटेड, यू मीन्स अनमाइलिनेटेड यानी नॉन माइलिनेटेड। और एस का मतलब होगा सोमाटिक नर्वस सिस्टम। याद करो अनमाइलिनेटेड में एग्जांपल्स में लिखा हुआ है सोमाटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कितना आसान हो गया, देखो बहुत आसान हो गया। आपको क्या याद रखना है? एमएससी इन यूएसए, एम फॉर माइलिनेटेड, एस फॉर स्पाइनल नर्व्स, सी फॉर क्रेनियल नर्व्स। तो माइलिनेटेड के 2 एग्जांपल्स स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स और अनमाइलिनेटेड के एग्जांपल्स में सोमाटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बहुत आसानी से हम लोगों ने याद कर लिए माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड के एग्जाम्पल्स, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। एग्जाम में जाकर इतना भी याद रख लिया आपने तो आप ये कंफ्यूज तो हो ही नहीं सकते कि सोमाटिक और ऑटोनोमस माइलिनेटेड है या अनमाइलिनेटेड। भाई सब कुछ सामने दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी ट्रिक्स है आज, बहुत सारी ट्रिक्स है। इतनी ट्रिक्स है कि आपको लगेगा कि नीट के एग्जाम्पल्स याद करना कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, बस हम परेशान यूं ही होते रहे। सोलेनोसाइट्स, फ्लेम सेल्स, प्रोटोनिफ्रीडिया। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, नीट के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से ये है एक। देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, प्रोटोनेफ्रीडिया जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेशन वाला ये स्ट्रक्चर है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये प्रोटोनेफ्रीडिया में कुछ सेल्स होते हैं जिनको या तो कहते हो आप सोलेनोसाइट्स या फिर कहते हो फ्लेम सेल्स। क्वेश्चन इस पे भी आता है, क्वेश्चन इस पे भी आता है। तो पहली बात तो फ्लेम सेल्स ही सोलेनोसाइट्स हैं और ये दोनों तरह के ये जो सेल्स हैं ये कहां पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। और क्वेश्चन इस पे क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि इनके एग्जांपल्स क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है। तो सुने आप अच्छे से। सबसे पहले एस फॉर सोलेनोसाइट्स। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ट्रिक ऐसी बनाओ
जिसमें आप ये भी बता सको कि ट्रिक भाई है किसकी, नहीं तो आप जाके भूल जाओगे कि ट्रिक किसकी है। फिर है सी का मतलब होता है सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट्स इसका सेकंड एग्जाम, सॉरी फर्स्ट एग्जाम्पल। देन कम्स रोटीफर्स, आर फॉर रोटीफर्स, आर फॉर रोटीफर्स। देन ए का मतलब होगा एनालिट्स। तो कुछ एनालिट्स में आपको पता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, सम एनालिट्स। और देन आता है पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस यानी कि फ्लैटवर्म्स। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम का, और आपको सिंपल सा केवल क्या याद रखना है कि फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया स्क्रैप का मतलब क्या होता है, कबाड़ जिसको कहते हैं, लेकिन हमने इस कबाड़ को आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल बना दिया है। कबाड़ किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये कबाड़ बहुत काम का आप लोगों के लिए, कि सोलेनोसाइट्स के एग्जांपल्स में आते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स, रोटीफर्स, एनेलिट्स और प्लेटी हेलमिंथस। तो आई होप आज से आप लोग इसको बहुत आसानी से याद कर पाओगे। चलो और भी है, बहुत ट्रिक्स है आज, बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास। सबसे बड़ी ट्रिक सर याद ही नहीं होता, प्यूरिन्स कौन से, पैरामिडिन्स कौन से, ये भी याद नहीं होता, और ये तो बिल्कुल भी याद नहीं होता कि किसका स्ट्रक्चर कौन सा है। एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर्स तो दे दिए, याद कैसे करें वो सिखाओ, बहुत आसान है। ये स्लाइड देखने के बाद बिलीव मी आज से आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किसका, झटाक से आप पहचान लोगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किसका है ना, प्यूरिन्स में भी किसका और पैरामिडिन्स में भी किसका। चलो शुरुआत करते हैं। देखो हमें अच्छे से पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पैरामिडिन्स और दूसरे होते हैं प्यूरिन्स। सबसे पहले तो जो आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देखो कि नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ रिंग्स 2 है तो वो प्यूरिन है, और नंबर ऑफ रिंग केवल 1 है तो वो है पैरामिडिन। अब आपके सामने 5 स्ट्रक्चर है, देख लो इन 3 स्ट्रक्चर्स में सिंगल रिंग है तो ये पैरामिडिन्स है सारे, और इसमें 2 रिंग्स हैं तो ये दोनों क्या है, प्यूरिन्स। ये तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पहचानने के लिए 2 रिंग्स वाले प्यूरिन्स और 1 रिंग वाले पैरामिडिन। अब 5 नाइट्रोजनस बेसिस है तो आप सबसे पहले याद करो कट, आप सबसे पहले क्या याद करो, कट, ठीक है। कट में आते हैं हम लोग। कट में सी का मतलब होगा साइटोसिन, यू का मतलब होगा यूरासिल और टी का मतलब होगा थाइमिन। अभी देखना इस ट्रिक से कि ना केवल एग्जांपल्स याद करवाऊंगा, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स भी याद कराऊंगा और उनके दूसरे नाम्स भी जो है ना सारे के सब कुछ याद होगा। अभी आप देखना, आपको सबसे पहले याद करना है कि कट किया मैंने क्या किया, कट तो एक ही रिंग बची। जब मैंने कट कर दिया तो रिंग कितनी बची, एक ही रिंग बची। एक रिंग किसमें होती है, पैरामिडिन्स में, तो ये सी यू टी तीनों क्या है, पैरामिडिन्स सबसे पहली बात। और जो बच गया वो है प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स एडिनाइन ग्वानिन और पैरामिडिन्स हो गए साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। सबसे पहले तो हो गए एग्जांपल्स, ठीक है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पे। प्यूरिन्स में पहले तो आपको इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा होगा, आपको ये देखना है कि 2 रिंग्स है या 1 रिंग है। फिर आपने पहचान लिया कि अच्छा 2 रिंग है, इसका मतलब ये क्या है, प्यूरिन। अब इनमें 2 ही केस हो सकते हैं, या तो वो होगा एडिनाइन या फिर वो होगा ग्वानिन। इसको कैसे पहचानना है, बहुत आसान तरीका, मजा आ जाएगा आपको। देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप गौर से देखो और आपको फोकस करना है इस पॉइंट पे, आपको फोकस करना है इस पॉइंट पे बस। इस पर्टिकुलर कार्बन पे अगर ए फॉर अमीन ग्रुप है तो ये है ए फॉर एडिनाइन। वापस सुनो, प्यूरिन्स सबसे पहले नंबर ऑफ रिंग्स देखो, 2 रिंग्स होगी तो प्यूरिन्स है, या तो एडिनाइन या ग्वानिन। फिर आप देखो उन 2 रिंग्स वाले स्ट्रक्चर पे अगर ऊपर की तरफ अमीन ग्रुप है तो ए फॉर अमीन, ए फॉर एडिनाइन, नहीं तो ग्वानिन। इट इज एज सिंपल, समझ में आया। अगर ए फॉर अमीन है तो वो ए फॉर एडिनाइन होगा, नहीं तो वो क्या होगा, ग्वानिन। बाकी डबल रिंग स्ट्रक्चर कोई होते ही नहीं है नाइट्रोजनस बेसिस में, ठीक है। ये हो गया पहचानने का तरीका। तो 2 रिंग्स आएगी, आप बस देखो कि अमीन है या ऑक्सीजन है। अमीन है तो एडिनाइन, अदरवाइज क्या है, ग्वानिन। अब हम चलते हैं, सब पूरा ध्यान से सुनना। इस पैरामिडिन में कट से तुम्हें और क्या क्या याद होगा, केवल एग्जांपल्स नहीं, स्ट्रक्चर भी, फॉर्मेशन भी और उसके दूसरे नाम तक सब कुछ एक सिंपल कट से मैं आपको याद करवा दूंगा। एक कट और सब याद, समझे आप इस बात को। कट को कैसे याद करना है, सी, कट को इधर देखो आप, सबसे पहले आप देखो सी से बनेगा यू और यू से बनेगा टी, समझना इसको अच्छे से। सी से बनाऊंगा यू, यू से बनाऊंगा टी, कट चलेगा।
सी फॉर साइटोसिन, सी फॉर साइटोसिन। आप तो बस ये ध्यान रखो कि जब साइटोसिन का करूंगा डीअमीनेशन, साइटोसिन का क्या होगा, डीअमीनेशन। डीअमीनेशन का मतलब क्या होता है, अमीन ग्रुप का रिमूवल। आप ये देखो, ये साइटोसिन है, साइटोसिन पे अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, इस अमीन ग्रुप को हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यूरासिल। इस अमीन ग्रुप को हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यूरासिल। आप लोग ध्यान रखें, ये लाइन है एनसीईआरटी की। अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें एक लाइन लिखा है कि साइटोसिन के डीअमीनेशन से यूरासिल बनता है। मैं भी तो यही याद करवा रहा हूं, साइटोसिन के डीअमीनेशन से यूरासिल बनता है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कुछ इसी तरीके से बनते हैं और हमें वहां पर याद नहीं रहते। तो सी से यू कैसे बनेगा, सी से यू बनेगा डीअमीनेशन से। आगे चलते हैं हम लोग, और भी बहुत सारी चीजें याद कराऊंगा। फिर जब यू से टी बनाना है तो आप करवाओ मेथिलेशन। मिथाइलेशन करने से यू से क्या बनेगा, टी। देखो यहां पर ये यूरासिल का स्ट्रक्चर, ये थायमिन का स्ट्रक्चर सेम है। फर्क क्या है, यहां पर जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप 5वें कार्बन पे। 5वें कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, और इसीलिए ये क्या है, थायमिन। वापस देखो, साइटोसिन के डीअमीनेशन से क्या बनेगा, यूरासिल। यूरासिल के मिथाइलेशन से क्या बनेगा, थायमिन। अब याद करो, बुक्स में लिखा है कि थायमिन का दूसरा नाम क्या है, तो थायमिन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। याद आया, क्वेश्चन भी है नीट का, क्वेश्चन भी है नीट का, तो वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। थायमिन का दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल बच्चों। क्यों, क्योंकि यूरासिल के मिथाइलेशन से क्या बनता है, थायमिन। तो CuT लिखो, पहले करवाओ डीअमीनेशन, अमीन ग्रुप रिमूव करवाओ तो क्या बन जाएगा, यूरासिल। और यूरासिल के 5वें कार्बन पर अगर लगा दोगे मिथाइल तो क्या बन जाएगा, थायमिन। तो CuT याद हो गया, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, डीअमीनेशन, मिथाइलेशन। या अमीन ग्रुप होगा साइटोसिन पे। और प्यूरिन्स कैसे पहचानने, A फॉर एडिनाइन, A फॉर अमीन ग्रुप, G फॉर ग्वेनाइन। क्लियर। तो आई होप आप लोग अब इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एपिगाइनस कंडीशन, भाई परेशान हो गए, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है। फिर उसके बाद सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, इतनी सारी चीजें और इतने सारे एग्जाम्पल्स कैसे याद करें, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। आपको याद करना है क्लास 12th के जेनेटिक्स के चैप्टर का एक कंसेप्ट जिसका नाम है GEAC, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, है ना। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, खुद ये नीट का क्वेश्चन है भाई कि GEAC का फुल फॉर्म क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। आप समझे इस बात को, 3 कंडीशन होते हैं। मैं केवल एपिगाइनस नहीं, केवल एपिगाइनस नहीं भाई, ये तीनों याद कराऊंगा आपको, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। ये भी याद कराऊंगा कि इंफीरियर कौन सी है, सुपीरियर कौन सी है, कौन सा केस इंफीरियर सुपीरियर है, और इनके एग्जाम्पल्स भी यहीं पे आज हम लोग याद कर लेंगे। मतलब इस स्लाइड को देखने के बाद आप यहां इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में प्लांट मॉर्फोलॉजी के कहीं नहीं अटकने वाले। देखो 3 ही चीजें होती है केवल, आप देखना यहां पर। सबसे पहले मैं लिखता हूं हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें इंफीरियर सुपीरियर का भी बता देते, वो भी बता दूंगा मैं तुम्हें। दूसरा केस क्या है, एपिगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस। अब इनके मतलब देखो, मैं यहां नहीं बताऊंगा, मतलब तो हम लोग कंसेप्ट्स में ही पढ़ते हैं, यहां सिर्फ एग्जाम्पल्स और चीजें याद कैसे करनी है वो सिखाऊंगा मैं। चलो शुरू करता हूं मैं सबसे पहले पेरिगाइनस कंडीशन के साथ में। सबसे पहले पेरिगाइनस, पेरिगाइनस का स्पेलिंग देखो आप, पेरिगाइनस का स्पेलिंग देखो आप। पेरिगाइनस में सबसे पहले आता है P, जिसका मतलब होता है प्लम। क्या मतलब है, P। वापस देखो क्या आ रहा है, P, तो इसका मतलब सेकंड एग्जांपल क्या है, पीच। फिर क्या आ रहा है, R, तो इसका मतलब ये एग्जांपल है रोज। पेरिगाइनस में पहले P का मतलब होगा प्लम, फिर वापस से P का मतलब होगा पीच, और फिर R का मतलब होगा रोज। तो पेरिगाइनस के नाम में खुद ही इनके एग्जांपल्स छुपे हैं, प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच, रोज। सबसे पहले पहला अल्फाबेट देखो, P फॉर प्लम। फिर देखो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट साथ में, ये देखो पहले देखो P, तो इसका मतलब होगा प्लम। फिर देखो P और E, P और E का मतलब क्या होगा, पीच। तीसरा वर्ड क्या है, R, R का मतलब हो जाएगा रोज। पेरिगाइनस के एनसीईआरटी में 3 ही एग्जांपल है, प्लम, पीच, रोज, जो आपको इसके नाम में ही इनके एग्जांपल्स छुपे। कहीं नहीं जाना, किसी ट्रिक, किसी निमोनिक की आपको जरूरत नहीं है। खुद नाम चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये है प्लम, पीच और रोज। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। पेरिगाइनस खत्म हुआ, अब बचा है कंफ्यूजन एपिगाइनस और हाइपोगाइनस का। मैं आपको याद करवा देता हूं एपिगाइनस, फिर जो बचेगा आंसर आपको लिखना है हाइपोगाइनस।
आपके एनसीईआरटी में जितनी भी फैमिलीज है या फिर नीट में जितनी भी फैमिलीज आपके कोर्स में है, उन फैमिलीज को आप देखना। मैं एंड में उन फैमिलीज को भी लेने वाला हूं आज। मैं एंड में आपको 10 पॉइंट में ये जितनी भी फैमिलीज, एक्स्ट्रा फैमिलीज जो एनटीए ने अपने कोर्स में डाली है, उसको भी साथ में लूंगा। पढ़ाऊंगा नहीं, याद कराऊंगा, कुछ ट्रिक्स बता दूंगा कि भाई ऐसा ऐसा देखना होता है बस, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो? पढ़ नहीं रहे, याद कर रहे हैं। मैं बैठ के कंसेप्ट नहीं सिखाने वाला, मैं बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपको आज इस वीडियो में ट्रिक्स ही बताऊंगा ताकि आप उन चीजों को याद कर लो। मैं फैमिलीज भी पूरी की पूरी आज यहां पर कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के पास। ध्यान से सुनना, इस एक ट्रिक में 2 ट्रिक्स छुपी है। इस एक सिंगल ट्रिक में 2 ट्रिक्स छुपी है, मजा आ जाएगा आपको। देखो, जी स्टैंड्स फॉर गुआवा। जी स्टैंड्स फॉर गुआवा। आज से आप लोग जीईएसी के 2 फुल फॉर्म याद करोगे। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, और दूसरे में जी का मतलब है गुआवा। सेकंड ई का मतलब होगा एपिगाइनस। देखो बच्चों, वापस बता रहा हूं, ट्रिक ऐसी बनाओ जो आपको ये भी याद दिलाए कि ये ट्रिक है कैसी। एपिगाइनस, इस वर्ड को ध्यान से देखो। एपिगाइनस में मैंने इतना बड़ा आई क्यों लिखा? इसलिए लिखा ताकि आपको ये भी याद रहे कि एपिगाइनस में ओवरी कैसी होती है। एपिगाइनस कंडीशन में इंफीरियर ओवरी। बहुत आसान है। कंफ्यूज होता है बच्चा, हाइपोगाइनस में सुपीरियर होती है क्या, हाइपोगाइनस में इंफीरियर होती है क्या, कैसे याद करें? कुछ याद नहीं करना। एपिगाइनस में आई का मतलब क्या है? इंफीरियर। हाइपोगाइनस में आई नहीं आता, हाइपोगाइनस में आई नहीं आता, आई आता है एपिगाइनस में। याद करवाएगा आपको कि एपिगाइनस खुद याद करवा रहा है आपको कि उसके पास ओवरी कैसी है, इंफीरियर ओवरी रहेगी। चलो आगे बढ़ते। अब एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो चाहे एपिगाइनस के एग्जांपल पूछे या इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल पूछे, सब कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा है। फिर आता है ए का मतलब है एस्टेरेसी फैमिली। ए का मतलब एस्टेरेसी फैमिली। याद करो, सनफ्लावर फैमिली। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स खोल के देख लेना आज आप लोग, यही एग्जांपल्स दे रखे हैं। और लास्ट में सी का मतलब होगा क्यूक्यूम्बर। सी का मतलब क्या है? क्यूक्यूम्बर। तो यानी कि एपिगाइनस कंडीशन या इंफीरियर ओवरी गुआवा, क्यूक्यूम्बर और एस्टेरेसी फैमिली में ही मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी किसी फैमिली में नहीं होती, पर आपके कोर्स में जितनी भी फैमिलीज है, एनटीए ने जितनी दी है, एंड में लूंगा मैं वो सब। आप खोल के देख लेना सारी फैमिलीज को, हर जगह पे सुपीरियर ओवरी लिखा मिलेगा। सिर्फ एस्टेरेसी फैमिली इकलौती फैमिली है। फॉर्मूलाज देख लेना, एंड में दिखाऊंगा मैं आपको, देखना वहां पर इंफीरियर ओवरी केवल और केवल एस्टेरेसी फैमिली में है, बाकी किसी भी फैमिली में इंफीरियर ओवरी है ही नहीं। तो आप चाहे सोलेनेसी पूछे, लिलियसी पूछे आपसे, या आपसे पूछे ब्रेसिकेसी, सब में आप आंसर क्या दो के आओगे? सुपीरियर ओवरी, क्योंकि आपको पता है इंफीरियर केवल इसमें। ठीक है, तो अपने कोर्स के हिसाब से ही मैं आपको एग्जांपल्स यहां पर याद करवा रहा हूं। तो पेरीगाइनस, प्लम, पीच, रोज याद हो गया, एपिगाइनस याद हो गया। अब जो बच गया वो सारे के सारे क्या है? हाइपोगाइनस। देख लीजिएगा आप एनसीईआरटी खोलकर, आपको इसके अलावा कोई एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। और भी चलते हैं, ट्रिक्स बहुत है हमारे पास में। बायोमोलिक्यूल्स में एक कंसेप्ट है प्रोटीन का लेफ्ट एंड और राइट एंड। पहले मतलब सिखा दूं, फिर उसको याद कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। यहां देखना आप लोग, एक प्रोटीन का चेन कुछ इस तरह से रहता है ना, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब इसमें कौन सा अमीनो एसिड पहला है, कौन सा अमीनो एसिड लास्ट है, ये हमें कैसे याद करना है वो मैं आज आपको यहां पर सिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो आप कंसेप्ट समझो कि जो प्रोटीन की कोई भी चेन होती है ना, उस चेन में 2 एंड्स होंगे। ठीक है, एक एंड में आप लोग देखिएगा कि एक एंड में तो ये अमीन ग्रुप फ्री रहता है, और एक एंड पे कार्बन ग्रुप फ्री रहता है। एक एंड पे कार्बन वाला, यानी पता ही होगा अमीनो एसिड में एक साइड अमीन होता है NH2 और एक तरफ होता है C डबल बॉन्ड OH। तो एक तरफ CO वाला ग्रुप फ्री है और एक तरफ फ्री है आपका NH2 ग्रुप। सिंपल सा फंडा है भाई, सिंपल सा फंडा। जिस तरफ आपका NH वाला ग्रुप फ्री है उसको आप कहोगे फर्स्ट अमीनो एसिड, उसको क्या कहोगे? फर्स्ट अमीनो एसिड। और वो किसी भी प्रोटीन के लेफ्ट चेन साइड को जो है रिप्रेजेंट करता है। प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड लेफ्ट साइड की तरफ होता है, और फर्स्ट अमीनो एसिड किसको कहते हो? जिसका NH ग्रुप फ्री हो, और जिसका CO ग्रुप फ्री है उसको आप कहोगे लास्ट अमीनो एसिड। उसको क्या कहोगे? लास्ट अमीनो एसिड, और वो राइट एंड को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट वाला CO राइट एंड को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वाला कौन सा होगा? जिसपे NH2 ग्रुप फ्री होगा, और वो लेफ्ट एंड को रिप्रेजेंट करता है। सर ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था। आप तो ये बताओ याद कैसे करना है भाई इसको? तो कुछ भी याद नहीं करना,
आपको कुछ भी याद नहीं करना। नील का मतलब क्या होता है? जीरो। नील मीन्स जीरो, तो कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ जीरो याद करना है, नील याद करना है। नील में एन का मतलब क्या होगा? एन का मतलब होगा नाइट्रोजन। जिस तरफ आपका NH2 ग्रुप फ्री है वो आपका आई मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा आपके लेफ्ट साइड को। ये इतना सिंपल है, ये इतना सिंपल है। जिस तरफ NH2 ग्रुप फ्री होगा वो होगा आपका फर्स्ट अमीनो एसिड और वो लेफ्ट एंड ऑफ प्रोटीन चेन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस इज एज सिंपल एज दिस, कुछ भी आपको एफर्ट्स लगाने नहीं है। बायोलॉजी में इस तरह की ट्रिक्स बना लिया करो बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से चीजें याद होती है। और कहीं इधर उधर एग्जाम में जाके नर्वसनेस के चक्कर में बहुत से बच्चे सर कंफ्यूज हो गए थे, अच्छे से याद था लेफ्ट ये है राइट वो है, वहां एग्जामिनेशन का प्रेशर ऐसा था कि सब भूल गए। तो आपको कुछ याद करना है क्या? आपको क्या याद करना है? जीरो, नील आपको याद करना है। ऐसे क्वेश्चन और आता है कार्बोहाइड्रेट्स में, आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट की चेन रहती है उस कार्बोहाइड्रेट चेन में भी आप लोग याद करो, एक होता है लेफ्ट एंड और एक होता है राइट एंड। आ जाओ ये भी याद करा देता हूं, एक लेफ्ट एंड और एक राइट एंड। याद करो, राइट एंड होता है रिड्यूसिंग, राइट एंड कैसा होता है? रिड्यूसिंग। और लेफ्ट एंड कैसा होता है? लेफ्ट एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है सर, ये तो आपने बताया, ये तो आपने बताया, ये आपने याद कहाँ करवाया? अभी करवा रहा हूं भाई, ये देखो तुम, अभी याद करवा रहा हूं। आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग। हो गया याद? कुछ चीजें इतने सिंपल तरीके से याद हो जाती है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। दो एंड्स, राइट फॉर रिड्यूसिंग, राइट साइड में रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट साइड में नॉन रिड्यूसिंग एंड, बस। और प्रोटीन को आप इस तरीके से याद कर सकते हो। चलो, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा इन सब चीजों में। ठीक है, और भी बहुत ट्रिक्स है भाई, अभी तो शुरू हुआ है गेम, अभी गेम शुरू हुआ है, बने रहना एंड तक। आपको इतनी सारी ट्रिक्स बताऊंगा, आपको लगेगा कि सर कौन सा चैप्टर छोड़ा है आपने। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, आज सबके ट्रिक्स याद कर डालेंगे, सबके एग्जाम्पल्स हम मैक्सिमम जो है याद कर लेंगे। फिर बच्चे पूछते हैं सर ग्रेनुलोसाइट्स कौन से हैं, ग्रेनुलोसाइट्स कौन से हैं, हमें याद नहीं होते। WBCs के दो टाइप्स, इसमें मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, मैं इसमें आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, मैं इसमें एक ऐसी चीज बता दूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो हमें पता थी, ये हमें पता थी, पर हम इसको कभी इस नजरिए से देखे ही नहीं कि हम इसको याद कर पाए। समझना अच्छे से, WBCs की बात करता हूं मैं। WBCs आपने पढ़ा दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। आपको इसमें बच्चों किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ग्रेनुलोसाइट्स ऐसे सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, ऐसे सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? ग्रेनुलोसाइट। देखना अच्छे से, बस इस चीज को समझ लेना, आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं। जिसके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो वो ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते वो क्या होते हैं? अग्रेनुलोसाइट। जैसा आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। अब ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट कहाँ है? तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब जो समझा रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। आपको लगेगा कि सर इसमें तो ट्रिक की जरूरत थी नहीं, फिर हम क्यों इसको कभी याद नहीं कर पाए। ध्यान से देखना, साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के, उनको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है आपको तो उनको स्टेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्टेन करना पड़ता है। अगर ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई, अगर ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई एब्जॉर्ब करते हैं तो कहलाते हैं एसिडोफिल्स। अगर ग्रेन्यूल्स बेसिक डाई एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या कहलाएंगे? बेजोफिल्स। और अगर ग्रेन्यूल्स न्यूट्रल हैं किसी भी डाई के लिए तो वो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रोफिल्स। अब आप कहोगे सर हमें तो ये पता था, आप तो ये बताओ एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं। तो भाई एग्जाम्पल याद करने की जरूरत क्या है? ये एसिडिक डाई कौन ले रहा है? ग्रेन्यूल्स। बेसिक डाई कौन ले रहा है? ग्रेन्यूल्स। न्यूट्रल कौन है? ग्रेन्यूल्स। एसिडिक ग्रेन्यूल्स, बेसिक ग्रेन्यूल्स, न्यूट्रल ग्रेन्यूल्स, तो ग्रेनुलोसाइट ही हुआ ना। अलग से क्यों याद करना है आपको? आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि कौन से ग्रेन्यूल्स कौन सी डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, उस हिसाब से हमने उनकी नेमिंग की है। एसिडोफिल्स एसिडिक ग्रेन्यूल्स, बेसोफिल्स बेसिक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स डाइस्टेन हो रहा है तो ग्रेनुलोसाइट ही होगा ना, आपको अलग से कहाँ याद करने की उसकी जरूरत पड़ती है। और अग्रेनुलोसाइट्स के आप लोग याद करो, दो ही एग्जाम्पल अब जो बच गए वो इनके एग्जाम्पल्स है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो बताओ मुझे, क्या आपको कभी भी इस ट्रिक की जरूरत थी? आपको इस ट्रिक की जरूरत थी नहीं, आपने भी ये सब चीजें पढ़ी है पर आप उसको रिलेट नहीं कर पाए कभी साथ में, है ना, कि सर इसको याद कैसे करना है।
एसिडिक ग्रेन्यूल्स ग्रेनुलोसाइट, बेसिक ग्रेन्यूल्स ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रल ग्रेन्यूल्स ग्रेनुलोसाइट्स, जो बच गए वो अग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। चलो अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो भी याद करवा दो, कौन सबसे ज्यादा, कौन सबसे कम, कौन किससे कम, कौन उस किससे ज्यादा, वो भी याद कराऊंगा मैं, वो भी याद कराऊंगा, वो भी ट्रिक आज इसी वीडियो में शामिल है। आज मैं आपको बहुत कुछ याद करवाऊंगा, बहुत कुछ। देखो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हमें याद करवाने हैं। अब यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स याद करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लांट्स को जाके या एल्गी को जाके पूछना है कि कौन सा एंजाइम यूज करते हो फोटोसिंथेसिस के लिए। सबको पता है एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को। इस रूबिस्को का आज मैं आप लोगों को एक नया फुल फॉर्म बता देता हूं ताकि आप यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स याद कर पाओ। देखो यार ध्यान से देखना, आर फॉर रेप्टाइल्स, आर फॉर रेप्टाइल्स, यू फॉर यूरिकोटैलिक, ठीक है। ट्रिक ऐसी बनाओ जो खुद कह दे कि मैं ट्रिक किसकी हूं, नहीं तो एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाता है, सारा मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है कि ट्रिक किसकी है। बी फॉर है बर्ड्स, रेप्टाइल्स बर्ड्स। आई फॉर है इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स ऑब्वियसली कौन से होंगे, टेरेस्ट्रियल। इंसेक्ट्स कौन से होंगे, टेरेस्ट्रियल। भाई इतनी अक्कल तो हम भी लगा लेंगे ना कि सर एक्वाटिक वाले तो क्या हो जाएंगे, अमोनोटेलिक, बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है तो अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं। और एस फॉर होता है स्नेल्स, याद करो, लैंड स्नेल्स एनसीईआरटी में लिखा है। आई मीन ये जिन एग्जांपल्स में हो गया याद। रेप्टाइल्स, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, बी फॉर बर्ड्स, आई फॉर इंसेक्ट्स, कौन से, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, एस फॉर स्नेल्स। इतने एग्जांपल्स है यूरिकोटैलिक के, और ये इतना आसान था इसको याद करना, कुछ भी अलग दिमाग नहीं लगाना। अमोनोटेलिक जो एक्वाटिक होंगे, और बच गए कौन से, यूरियोटेलिक, जो आपको अच्छे से पता है। ये याद करने में दिक्कत होती है। तो आई होप आप लोगों को रूबिस्को एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल में आप पढ़ते हो, ये रूबिस्को आपको यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स भी इजीली याद करवा पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल्स क्या क्या है, कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं, उसको भी याद कराते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, बीम्स। आपको केवल क्या याद करना है, बीम्स। बीम्स का मतलब समझो आप, बी का मतलब होगा बोमेन्स कैप्सूल। याद करो बोमेन्स कैप्सूल, जहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, वहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसकी वजह से होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की वजह से। नेक्स्ट है ई इज फॉर एंडोथेलियम। ब्लड वेसल्स की सबसे अंदर वाली लेयर ट्यूनिका इंटीमा में एपिथेलियम कौन सी होती है, एंडोथेलियम। नेक्स्ट है ए स्टैंड्स फॉर एल्वियोलाई, जहां पर होता है गैसियस एक्सचेंज। और नेक्स्ट है एम का मतलब होगा मीजोथेलियम। मीजोथेलियम आप सबको पता है। अब इस मीजोथेलियम से आप याद करो, मीजोथेलियम के जो टाइप्स होते हैं, यानी कि आप चाहे बात करो अभी पेरिटोनियम की, ठीक है, या फिर आप बात करो पेरिकार्डियम की, ठीक है, और देखते हैं हम लोग, और ल्यूरा की, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, ये सब आते हैं मीजोथेलियम के अंडर। तो जब मीजोथेलियम ही सिंपल स्क्वेमस है तो ये सब भी कैसे होंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और एस का मतलब होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कैसा लगा। बी फॉर बोमेन्स कैप्सूल, ई फॉर एंडोथेलियम, ए फॉर एल्वियोलाई और एम फॉर मीजोथेलियम, एस फॉर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बीम्स सफिशिएंट है आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल्स याद करवाने के लिए, चाहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो किडनी में या गैसियस एक्सचेंज हो लंग्स में, दोनों जगह पर केवल और केवल कौन इन्वॉल्व है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसलिए याद करो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में आपने उसके दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, एक लिखा है फिल्ट्रेशन और एक लिखा है डिफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं हम लोग सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बाद में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, और फिर भी हम उसको बार बार गलत करके आते हैं, भूल जाते हैं, आपकी गलती नहीं है, भूल जाते हैं। आप देखना है क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ रखा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, PYQ है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सिंपल सा आपको ये याद करना है कि आपका जो साइटोप्लाज्म का जो कॉम्पोजिशन है और जो कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा क्या है और सबसे कम क्या है। आपको सिर्फ क्या याद करना है, आपको याद करना है HP न्यूक्लियाई। क्या याद करना है, HP न्यूक्लियाई। और आपको इससे याद हो जाएगा सीक्वेंस। क्या याद होगा, सीक्वेंस। कैसे, मैं बताता हूं आपको। स्टार्ट करता है H से, H का मतलब होगा H2O यानी वाटर सबसे ज्यादा है। फिर आता है P का मतलब है प्रोटीन्स, सबसे ज्यादा है वाटर, उसके बाद में है प्रोटीन्स। फिर आता है N और U, इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स।
उसके बाद में आएगा सी, सी का मतलब होगा कार्बोहाइड्रेट्स, शॉर्ट में मैं कार्ब्स लिख देता हूं। फिर आएगा एल, एल का मतलब होगा लिपिड्स। और फिर आएगा ई आई, ई आई का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस। अब देख लो आप, आपके सामने वो टेबल है, एनसीईआरटी की टेबल भी साथ में इसलिए लेके आया हूं मैं ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि भाई सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे ज्यादा देखो क्या है, सबसे ज्यादा है H फॉर वाटर, H2O। उसके बाद में है प्रोटीन्स, ये देख लो आप HP, ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड्स, ये लो थर्ड नंबर पे न्यूक्लिक एसिड, दूसरे पे प्रोटीन्स, यहां लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड रुक जाओ। आज बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास। सबसे पहले नंबर पे कौन है देख लो, H2O यानी H। दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स, P फॉर प्रोटीन्स। तीसरे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड्स, ये रहा। चौथे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, देख लो ये रहा चौथे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में लिपिड्स पांचवें नंबर पे, और उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस। ये देखो आप, ये है सीक्वेंस, ये है सीक्वेंस। एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग भी आएगा ना, तो चाहे परसेंटेज याद नहीं हो, सीक्वेंस देख लेना, कौन ज्यादा कौन कम, मैच कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। लीस्ट कौन है, ज्यादा कौन है, सीक्वेंस भी पूछते हैं एग्जाम में कि बताओ इनका सीक्वेंस क्या होगा ज्यादा से कम में। सीधा सीधा आपको क्या याद करना है, HP न्यूक्लियाई, हाई पावर न्यूक्लियाई। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी है मेरे पास। सबसे टफ पड़ता है ह्यूमन एवोल्यूशन। सर ह्यूमन एवोल्यूशन की सीक्वेंस याद करवा दो, कैसे इन्हें याद करें। कुछ नहीं करना, आप को बस एक डॉक्टर को याद करना है जिसका नाम है डॉक्टर नेहा, कार्डियक सर्जन, हार्ट की सर्जन है डॉक्टर नेहा। उसको याद करो, आपको अपने आप पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। कैसे याद होगा देखना इधर, डॉक्टर DR नेहा, नेहा का नाम मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पे, बस नेहा का नाम उल्टा लिखा है, ये देखो NEHA क्या बना, नेहा, NEHA नेहा, डॉक्टर नेहा। और C और S का मतलब क्या है, कार्डियो सर्जन, हार्ट की सर्जन है डॉक्टर नेहा। तो बस आपको डॉक्टर लिखना है, नेहा का नाम उल्टा लिखना है NEHA, और आगे लिखना है CS यानी कार्डियो सर्जन। चलिए इसे सीक्वेंस कैसे याद कराएंगे, नेहा डॉक्टर हमें सीक्वेंस कैसे याद कराएगी, देखो आप, D फॉर ड्रायोपैथिकस, D फॉर ड्रायोपैथिकस। आज से आप लोग ह्यूमन एवोल्यूशन जैसे ही माइंड में आया, सबसे पहले डॉक्टर नेहा को याद करें। R फॉर रामापैथिकस, याद करो, सबसे पहले ड्रायोपैथिकस, उसके बाद में रामापैथिकस, फिर नेहा उल्टा लिखना है यानी आ जाएगा A का मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपैथिकस, A का मतलब क्या होगा, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, बिल्कुल। फिर आता है H याद करो, होमो हैबिलिस, H फॉर होमो हैबिलिस। फिर आएगा E क्या हो जाएगा, याद करो, होमो इरेक्टस, E फॉर होमो इरेक्टस। देखो मैंने होमो वर्ड यूज नहीं किया, H यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि काफी के आगे होमो 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 यूज हो रहा है तो सब कंफ्यूज हो जाओगे, मिक्स हो जाओगे, इसलिए E फॉर इरेक्टस। फिर आता है N से याद करने की कोशिश करो, निएंडरथल मैन। बस आप तो डॉक्टर नेहा का नाम याद करो और सब कुछ याद हो जाएगा आपको, निएंडरथल मैन। फिर C है कार्डियो सर्जन, है ना, हार्ट की सर्जन है डॉक्टर नेहा, तो C का मतलब है क्रोमैग्नन मैन, याद करो, क्रोमैग्नन मैन। और सबसे लास्ट में आएंगे S फॉर सेपियंस, होमो सेपियंस। बताओ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नेहा, आपकी वजह से हमें पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन का सीक्वेंस तो एग्जैक्ट याद हो गया। तो डॉक्टर नेहा कार्डियो सर्जन। D for Dryopithecus, R for Ramapithecus, A for Australopithecus, H for Homo habilis, E for Homo erectus, N for Neanderthal man, C for Cro-Magnon man और S for Homo sapiens। मजा आया? अरे अभी बहुत है, अभी तो बहुत सारी ट्रिक्स है, ये शुरुआत की है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने शुरुआत की है। ह्यूमन हेल्थ पे चलते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे रिंगवर्म्स है। रिंगवर्म्स याद करो फंगस की वजह से होती है, कौन सी फंगस, 3 नाम दे रखे हैं वहां पर 3 नाम जो दे रखे हैं आपको वो याद करना है कि कौन सी फंगाई रिंगवर्म्स कॉज करती है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है टर्म, एक सिंपल टर्म है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। सर एक टर्म बता दो जो हमें याद करवा दे कि कौन कौन सी फंगाई रिंगवर्म्स कॉज करती है, तो टर्म ही याद कर लो आप, टर्म अलग से क्यों याद कराएं, आप केवल टर्म ही याद कर लो। टी का मतलब है ट्राइकोफाइटोन, ट्री का मतलब क्या है, ट्राइकोफाइटोन। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। नेक्स्ट है आर से याद करना है आपको रिंगवर्म्स, बोला ना ट्रिक बनाओ, तो उस ट्रिक में ये भी बताओ कि ट्रिक है किसकी। और एम का मतलब है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम।
स्पोरम, बस देख लो ये 3 ही है। कौन कौन? ट्राइकोफाइटोन, टी फॉर ट्राइकोफाइटोन, ई फॉर एपिडर्मोफाइटोन, आर फॉर रिंगवर्म्स और एम फॉर माइक्रोस्पोरम। ये 3 जो है, ये तीनों की वजह से होता है रिंगवर्म्स। ये तीनों ही फंगाई है। क्लियर? याद हो जाएगा, बहुत आसान है टर्म। आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत है भाई, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम सब आएंगे, सबके सब आएंगे। यूरोकॉर्डेट बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म, साधु लोग है। यूरोकॉर्डेट्स क्या है? साधु लोग, सिंपल सा लाइफ है, साधु की तरह जीते हैं। तो यूरोकॉर्डेट्स माइंड में आते ही आपके माइंड में आना चाहिए साधु। क्या याद आएगा? साधु। और ये साधु आपको सारे एग्जाम्पल जो है याद करवा देगा, चाहे वो एनसीईआरटी के अंदर है या नहीं है, सारे के सारे। चले शुरू करते हैं। एस फॉर सबसे पहला एग्जाम्पल है साल्पा। ए इज एसिडिया, तो साल्पा एसिडिया, ठीक है। डी फॉर डोलियोलम, डी फॉर डोलियोलम। एच फॉर हर्डमानिया। आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में नहीं है। अरे कोई बात नहीं भाई, याद कर लो, क्या दिक्कत है? जब इतना आसानी से याद हो रहा है तो क्या दिक्कत है? करना ही क्या है, आंख बंद करके। शुरुआत किससे की तुमने इस वीडियो की? शुरुआत की तुम लोगों ने श्री वासुदेव से। अब तो साधु ही याद करना है भाई, साधु। एस फॉर साल्पा, ए फॉर एसिडिया, डी फॉर डोलियोलम, एच फॉर हर्डवानिया और यू फॉर यूरोकॉर्डेट्स। बोला ना, ट्रिक में आना चाहिए कि ट्रिक किसका है? साधु। सारे के सारे एग्जांपल्स यूरोकॉर्डेट्स के सिर्फ आपको साधु से याद हो जाएंगे। अभी बहुत है, अभी बहुत है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सर नहीं याद रहती, हमें याद नहीं रहती उनका वॉल्यूम कितना है। हमें बस इतना याद है कि एक 500 है, एक 1000 1100 है, एक 1100 1200 और एक है 2500। एग्जाम में जाकर ये इतनी मिक्स हो जाती है वॉल्यूम्स का, हमें ये याद नहीं रहता कि कौन सा वैल्यू किसका है। कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ और सिर्फ तेरी याद करना है। क्या याद करना है? तेरी। तेरी, तेरी कंसेप्ट है ये। कैसी कंसेप्ट है? तेरी, मेरी नहीं। किसकी कंसेप्ट? तेरी। इसको तो इतना प्यार से याद कराऊंगा आपको। टी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, सुनना अभी कैसे याद होगा। ई का मतलब होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आर का मतलब होगा रेजिडुअल वॉल्यूम और आई का मतलब होगा आईआरवी वॉल्यूम। सर कुछ भी बता रहे हो क्या? कुछ भी बता रहे हो क्या? इससे फायदा क्या हुआ मुझे? अरे इससे फायदा हुआ, तुम सुनो तो सही। ये इसका सीक्वेंस है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है, स्लोवेस्ट वॉल्यूम से लेकर हाईएस्ट, मिनिमम से मैक्सिमम। सबसे कम टाइडल वॉल्यूम। याद करो, वो जो 4 वॉल्यूम्स आपने याद की, उसमें सबसे कम क्या थी? 500 ml। इतना तो याद होता है ना। फिर क्या थी? 1000 से 1100। ठीक है सर, ये बात तो सही लगी आपकी। उसके बाद 1100 से 1200 और उसके बाद में आई 2500 टू 3000। 2500 से 3000 याद करने की कोशिश करना, 2 मिनट में सब याद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तेरी याद करना है, मेरी याद नहीं करना। तेरी याद से मुझे सब कुछ याद यहां पर हो जाएगा। टी सबसे कम क्या है? टाइडल वॉल्यूम। उससे ज्यादा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उससे ज्यादा आईआरवी, उससे ज्यादा आईआरवी। आपसे तो कई बार सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं, इनको सीक्वेंस में रखो, कम से ज्यादा। आपको क्या करना है? तेरी, सिर्फ और सिर्फ तेरी, बस। कई बार कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं हमें कि तेरी मेरी करने से कुछ होगा नहीं जीवन में, पढ़ना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तेरी से कुछ, तेरी मेरी से कुछ हो ना हो, तेरी से ये जरूर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। सर भूल जाते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है साइनोबैक्टीरिया के हम भूल जाते हैं। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं साइनोबैक्टीरिया के, सब आपको याद करना है इस एक ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है नाको। नाको याद करो। मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर इस ट्रिक्स में फायदा क्या है, पता है? हमें कोई नया टर्म याद ही नहीं करना, हम एक तरीके से एक नीट का क्वेश्चन और तैयार कर रहे हैं। पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी आया, वो खुद में एक नीट का क्वेश्चन, उससे एग्जांपल्स याद करवाए। फिर उबिस को पढ़ा हमने, एक एंजाइम केल्विन साइकिल का, उसने यूरिकोटेलिक के भी एग्जांपल्स याद करवाए। अब हम बात करेंगे नाको की। याद करो, क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार की वो ऑर्गेनाइजेशन जो नेशन वाइड एड्स कंट्रोल के लिए काम करती है, उसका नाम है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अभी नाको हमारी कैसे हेल्प करेगा? एचआईवी केसेस के सारे रिकॉर्डिंग के साथ साथ में नाको हमें याद करवाएगा। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स याद करो। एन फॉर नॉस्टॉक, एन फॉर नॉस्टॉक, ए फॉर एनाबिना, एन ए फॉर एनाबिना, सी फॉर ट्रिक किसकी है?
ट्रिक किसकी है? साइनो बैक्टीरिया की। और ओ फॉर ऑसिलेटोरिया, बस याद हो गया, यही है। सर राइजोबियम, राइजोबियम साइनोबैक्टीरिया नहीं होता भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया नहीं होता, कुछ दूसरे भी होते हैं। तो राइजोबियम वो दूसरे वाली कैटेगरी का है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मानता हूं, राइजोबियम भी करता है, पर राइजोबियम साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल नहीं है। यहीं पे तो हम मात खाते हैं, यहीं पे हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो थैंक्स टू नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, नॉस्टॉक, एनाबिना, साइनोबैक्टीरिया और ऑसिलेटोरिया। तो नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया किसके एग्जांपल्स है? साइनोबैक्टीरिया के। आगे बढ़ते, बहुत ट्रिक्स है, बहुत ट्रिक्स है। अब ऐसा लग रहा होगा कि सर इतनी सारी ट्रिक्स एक साथ बता तो दी, याद हो पाएगी क्या? कोशिश तो करो, देखो कोशिश करो, सब याद होगा तुम्हें, सब याद होगा, देखना आप एक बार लगे तो रहो उसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के एग्जांपल्स याद करने हैं, याद करो तुम लोग। मेंढक, एम्फीबियंस का एक एग्जांपल क्या होता है? मेंढक। मेंढक कब दिखता है, कौन से सीजन में दिखता है मेंढक? बारिश के सीजन में। तो एम्फीबियंस यानी मेंढक बारिश के सीजन में दिखाई देते हैं तुम्हें। तो वही जो बारिश जो हो रही है, वही बारिश आपको एम्फीबियंस के एग्जांपल्स भी याद करवाएगी। जब जब मैंने मेंढकों को कूदते देखा है, वो बारिश का ही सीजन था। तो बारिश का बी मुझे याद दिलाएगा ब्यूफो, ठीक है। ए क्या याद दिलाएगा? ए ये याद दिलाएगा कि ये ट्रिक्स एम्फीबियंस की है। हम एग्जाम में जाके यही भूल जाते हैं कि भाई ट्रिक्स है किसकी। फिर आता है आर। आर से याद करो खुद मेंढक, हमारे मेंढक वाले भाई साहब, राणा टिग्रीना, ठीक है। आई, आई से याद करो इक्थियोफिस, इक्थियोफिस, ठीक है। और आगे बढ़ो आप, और एग्जाम्पल देखते हैं। एस, एस है सैलेमेंडर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एच फॉर हाइला, याद आया? ट्री फ्रॉग, हाइला। देख लो आप, एम्फीबियंस, मेंढक निकलता है बारिश के सीजन में, बारिश में बी का मतलब होगा बीफो, ए का मतलब एम्फीबियंस, आर का मतलब राणा, आई मतलब इक्थियोफिस, एस मतलब सैलामेंडर और एच मतलब हाइला। ये हो गए आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, सिर्फ एक सिंगल बारिश में। तो हर मॉनसून सीजन में धन्यवाद दो आप उस बारिश का कि उसने आपको एम्फीबियंस के एग्जांपल्स याद करवाए। फिर ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपको बहुत कुछ याद करवाऊंगा मैं यहाँ पे, अभी केवल एक नहीं बहुत कुछ। देखना, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का नाम किसने नहीं सुना होगा? आप में से बहुत लोगों के अकाउंट भी होंगे। क्या आपने सोचा कभी कि एसबीआई आपको किस तरीके से बायोलॉजी में कुछ ट्रिक्स याद करने में मदद करेगा? बताता हूं मैं आपको कैसे, पर उसके लिए मुझे इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझाना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती है, सबको पता है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। अल्फा चेन जिस जीन से बनती है वो जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे, और बीटा चेन जिस जीन से बनती है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। सबसे पहले तो ये याद करना है कि किसका जीन कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, 16 पे कौन सा और 11 पे कौन सा, और फिर याद करना है उससे एसोसिएटेड बीमारियां। याद करो, बीटा चेन की एक दिक्कत, सिकल सेल एनीमिया। जब बीटा चेन में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है? सिकल सेल एनीमिया। अब याद करो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। एस फॉर सिकल सेल एनीमिया, एस फॉर सिकल सेल एनीमिया, बी फॉर बीटा चेन, बी फॉर बीटा चेन, और आई इज 1 देखो क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11 बीटा, क्रोमोसोम नंबर 16 अल्फा। तो ये रिप्रेजेंट करा है 1 को, यानी 1 और 1 बीटा और 16 अल्फा। अब याद करो, सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन की वजह से होता है, और बीटा चेन का जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 11। दो चीजें याद हुई कि नहीं हुई? पहला, सिकल सेल एनीमिया किसके चेन का प्रॉब्लम है? वो है बीटा चेन का, प्लस बीटा चेन कौन का जीन कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 11। थैलेसेमिया, थैलेसेमिया दो टाइप का होता है, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। तो वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा जीन? सर अल्फा थैलेसेमिया होगा तो 16, बीटा होगा तो 11। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिकल सेल एनीमिया, बीटा चेन और क्रोमोसोम नंबर 11। तो आई होप एसबीआई आज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो भाई अभी बहुत है, अभी बहुत है, ये मत देखो कि सर ये आपने खत्म कर दिया क्या, नहीं अभी बहुत है। अभी तो भाई शुरुआत हुई है। जितना मैंने अब तक ट्रिक्स बताई ना, उसकी कम से कम 3 गुना और ट्रिक्स है मेरे पास में। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों कि ये केवल ट्रेलर है।
चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं हम लोग। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस को याद करने के लिए आपको सिर्फ स्पॉन्जेस ही याद करने, किसी नए ट्रिक की जरूरत आपको नहीं है, केवल स्पॉन्जेस का नाम सफिशिएंट है आपको इसके एग्जांपल्स याद करवाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एस, एस से सबसे पहले याद करो आप साइकॉन, ठीक है। पी, पी रिप्रेजेंट करेगा पॉरीफेरा को, फाइलम का नाम जो है। फिर ओ और एन, ओ और एन ये दोनों को अगर साथ में देखोगे आप लोग तो आप लोग याद करना कुछ ऐसे याद करना, देखो क्लाई ओना, क्या हो जाएगा, ओ और एन से आपको क्या याद करेगा, क्लाइओना, ठीक है। यहां से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, तो जी का एग्जांपल है ग्लास स्पॉन्ज, आपको याद आ रहा होगा, एक स्पीशी का नाम है स्पॉन्ज, इसमें ग्लास स्पॉन्ज। उसके बाद में आते हैं ई, ई की अगर हम बात करें तो इसमें आता है यू स्पॉन्जिया, ये हो जाएगा यू स्पॉन्जिया अगेन। फिर आता है सबसे लास्ट में एस, एस से आपको याद क्या आएगा, स्पॉन्जिला। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप लोग याद करो किसके अंदर आते हैं, पॉरीफेरा फाइलम के अंदर या स्पॉन्जेस के अंदर ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करना, केवल स्पॉन्जेस फाइलम का नाम क्या है, पॉरीफेरा, यहाँ डाल दिया मैंने, देखो ये भी नहीं भूलोगे। स्पॉन्जेस किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, पॉरीफेरा फाइलम को। तो स्पॉन्जेस से ही आप सारे इसके सारे एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये ओवेन क्लाइओना को रिप्रेजेंट करता है। चलिए और देखते हैं हम लोग। वाटर पॉलिनेशन है, एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से प्लांट्स में वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो वाटर पॉलिनेशन में पहले तो आप याद करो एच, एच का मतलब H2O, यानी इन ये जो निमोनिक है, ये निमोनिक उन प्लांट्स के लिए है जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। फिर एच से याद करो आप हाइड्रिला, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या दे रखा है, हाइड्रिला। फिर आता है जेड, जेड से याद करो आप जोस्टेरा, तो हाइड्रिला जोस्टेरा। और वी से याद करो वेलिस्नेरिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ये HZV ये क्या कंसेप्ट है, मतलब ये आया कहां से, ये मैं क्या अलग से याद करूं क्या, HZV अलग से याद नहीं करना, एक वायरस का नाम है, याद करो आप, हर्पीज जोस्टर वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस, इसको शॉर्ट में क्या कहते हो, HZV, हर्पीज जोस्टर वायरस। तो बस हर्पीज जोस्टर वायरस के 3 अल्फाबेट HZV, हाइड्रिला, जोस्टेरा और वेलिस्नेरिया। सारे के सारे क्या है, ये वो प्लांट्स जिनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट एलियन स्पीशीज की बात करते हैं हम लोग। देखो इकोलॉजी में एक जगह पे दे रखा है कि किस तरीके से जब आप एलियन स्पीशीज को कहीं और इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो वहां पे जो लोकल स्पीशीज है, जो इंडिजिनस स्पीशीज है, उनको नुकसान होता है। तो एनसीईआरटी में कौन कौन सी एलियन स्पीशीज का एग्जाम्पल दे रखा है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अ सिंगल पेंसिल, एक पेंसिल आपको सारी की सारी जो है एलियन स्पीशीज के एग्जाम्पल्स याद करवा सकती है। कैसे याद करवाएगी इसको समझें आप। सबसे पहले तो अ का मतलब क्या होगा, अ का मतलब होगा एलियन स्पीशीज, है ना। हम हर ट्रिक में यूज कर रहे हैं ना, जब भी हमने ट्रिक बनाई एक अल्फाबेट ऐसा यूज कर रहे हैं जो हमें ये याद करवा सके कि ये ट्रिक किसको रिप्रेजेंट करती है। शुरू करते हैं हम लोग पी से। तो पी सबसे पहले याद करना है आपको पार्थिनियम, तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, पार्थिनियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ई, ई से याद करो सेकंड एग्जांपल आइकॉर्निया, ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल है आइकॉर्निया। उसके बाद में चलते हैं सी, सी से याद करना है आपको नाइल पर्च, सी से याद करना है नाइल पर्च। सारी की सारी एलियन स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं। फिर आता है सी और आई, सी और आई से आपको याद करना है क्लेरियास गैरीपाइनस, क्या याद करना है, क्लेरियास गैरीपाइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर एल, सबसे लास्ट में क्या है, एल, एल से आपको याद करना है लेंटाना, लेंटाना। तो एनसीईआरटी ने ये सभी एलियन स्पीशीज के एग्जांपल दे रखे हैं और सब पे क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है। तो कौन कौन सी एलियन स्पीशीज है, पेंसिल से याद करना है, पी से पार्थिनियम, ई से आइकॉर्निया, एन से नाइल पर्च, सी आई से क्लेरियास गैरीपाइनस और एल से लेंटाना। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हम लोग हमारी क्लासेस वगैरह में जो है डिस्कशन करते रहते हैं हमेशा। चलिए और ट्रिक्स देख लेते हैं हम लोग के पास और क्या क्या है। फिर आप लोगों को याद हो तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं जो अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स होती है, उसमें से कौन कौन सी विदाउट डिस्टिलेशन बनती है। तो उसके लिए आपको याद करना है एक ट्रिक की वाइब सही नहीं, क्या याद करना है, नो वाइब, ठीक है। तो नो वाइब में नो का मतलब हो जाएगा कि देयर इज नो डिस्टिलेशन, यानी ये ड्रिंक्स बिना डिस्टिलेशन के बनाई जाती है। फिर आ जाएगा WI, WI का मतलब क्या हो जाएगा, वाइन, और बी का मतलब हो जाएगा बियर। तो वाइन और बियर ये दो ऐसी अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स हैं जिसमें कभी भी जो है यूज नहीं किया जाता है डिस्टिलेशन को, विदाउट डिस्टिलेशन इनको प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए
और देखते हैं हम लोग ट्रिक, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है ना। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्लास के बाद आता है ऑर्डर, क्लास के पहले आता है ऑर्डर, कैसे इसको याद करें। मुझे लगता है आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप अगर 4 बार बोलोगे ना अपने आप से केपी कॉफ्स, क्या कहते हैं आपको, केपी कॉफ्स, तो अपने आप आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। केपी कॉफ्स, आपको सिर्फ इतना सा कहना है। के का मतलब होगा किंगडम, तो किंगडम के अंदर क्या आते हैं, फाइला, ठीक है। पी का मतलब क्या हो जाएगा, फाइलम, फाइलम का प्लूरल होता है फाइला। फिर आता है सी, सी फॉर क्लास, केपी कॉफ्स, सी फॉर क्लास। फिर आता है ओ, ओ फॉर ऑर्डर, बिल्कुल बढ़िया बात है। फिर आता है एफ, एफ फॉर फैमिली, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है जी, जी फॉर जीनस। कितना आसानी से याद हो जाएगा देखो आपको, और कभी भी ये चीजें आप कभी भी भूलोगे नहीं। मुझे तो जब से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ इसकी, जब से मैंने खुद ही इसको किसी बिना ट्रिक के केपी कॉफ्स करते हुए इसको याद कर लिया, तो बहुत आसानी से मुझे ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है ट्रिक्स में अपने पास में। तो गैमे के बात करते हैं हम लोग। आप लोगों को अच्छे से पता है, आपने पढ़ा होगा गैमी के बारे में, है ना। ये बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका रहता है ना। तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है, देखो क्वेश्चन क्या क्या आता है गैमे के बारे में। तो सबसे पहले तो आता है इसके कलर के बारे में, तो आप आंसर दोगे ग्रीन कलर का होता है। फिर आता है कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर, तो आप कहते हो कि ये क्या है, मल्टी सेल्युलर, है ना। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो आपने गैमे, जो गैमे कप्स में डेवलप होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो जी फॉर क्या हो जाएगा, ग्रीन। एम फॉर क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर, और ए फॉर क्या हो जाएगा, असेक्सुअल, यानी गैमे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ग्रीन कलर के होते हैं और हमेशा होते हैं मल्टी सेलुलर। तो ये 3 कंसेप्ट आपको इसके हमेशा इसी के नाम से जो है वो याद हो जाएगा। किसी ट्रिक की मैंने आपको अब तक जरूरत इसके लिए नहीं बताई। आगे बढ़ते हैं, मोलस्का के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एनिमल फाइला बहुत सारे एनिमल फाइला में बहुत सारी स्पीशीज और सबके अलग अलग नाम है। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को मैक्सिमम जो एग्जाम्पल्स है वो याद करवाई दूं, है ना, स्पेशली वो फाइला जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग, मोलस्का पे आते हैं। और भी फाइला मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं काफी एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा प्रेशर की यूनिट पास्कल को, मोटू पास्कल। ट्रिक क्या हमारी, मोटू पास्कल। तो मोटू पास्कल से आपको एग्जांपल्स कैसे याद होंगे वो देखना आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं एम का मतलब। तो एम का मतलब तो क्या हो जाएगा भाइयों, मोलस्का। ये ट्रिक में डालना जरूरी है कि ये ट्रिक किसकी है, तो ये मोलस्का की ट्रिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओ की। ओ रिप्रेजेंट करता है ऑक्टोपस को, ओ फॉर ऑक्टोपस। फिर आता है टी और यू। टी और यू रिप्रेजेंट करेगा टस्क शेल को। टी और यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, टस्क शेल को। फिर आते हैं पी पे। पी पे याद करो आप, पिंगटाडा, पी फॉर पिंगटाडा। फिर आ जाओ ए पे। ए से आप याद करो अप्लाइशिया, ठीक है, ए से आ जाएगा अप्लाइशिया। फिर आते हैं एस पे। एस से याद करो आप एक और एग्जांपल, सीपिया, है ना। बहुत आसान है सब कुछ अगर आप लोग याद करेंगे तो। और फिर सी पे आ जाओ वापस। सी से आपको एग्जांपल याद आएगा कीटोल्यूरा, कीटोल्यूरा। सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर आएगा ए। ए से याद करो आप एप्पल स्नेल। ए से याद होगा आपको एप्पल स्नेल, जिसको आप पाइला कहते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा सबसे लास्ट में एल। एल का मतलब हो जाएगा लॉलिगो। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, मोलस्का के। और सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में इसमें डाल चुका हूं, एक भी एग्जांपल हमने मिस नहीं किया। तो केवल अगर आप इतना सा याद रखोगे मोटू पास्कल, तो मोटू पास्कल से आप इस तरीके से इसको पूरा याद कर सकते हो। वापस आपको मैं बता दूं, एम मोलस्का के लिए, और ओ आ जाएगा ऑक्टोपस के लिए, टी यू आ जाएगा टस्क शेल के लिए, पी आ जाएगा पिंगटाडा के लिए, ए आ जाएगा अप्लाइशिया के लिए, एस से सीपिया, सी से कीटोल्यूरा, ए फॉर एप्पल स्नेल और एल फॉर लॉलिको। तो इस तरीके से आप सारे के सारे मोलस्का के एग्जांपल्स एटलीस्ट यहां से याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़े हम लोग और देखें। यहां से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, यहां से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। बहुत सारी ट्रिक्स है, आप चिंता नहीं करो, बहुत सारी ट्रिक्स बाकी है, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल की ट्रिक्स, उसके अलावा हमें मैक्सिमम चैप्टर्स शामिल किए इन ट्रिक्स में। तो आप लोगों को काफी फायदा होगा, तो बनो रहो हमारे साथ में, बने रहो आप लोग। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आप सबको पता है 5 तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। सर ये तो हमें ऐसे ही याद है, हमें इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो मैं ट्रिक दो फायदे बताऊंगा इस ट्रिक के, मैं 2 फायदे बताऊंगा। आपको क्या ध्यान रखना है इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, आपको ये ध्यान रखना है कि गम दे, क्या दे, गम दे। गम दे से आपको ये याद आएगा कि 5 तरह की एंटीबॉडीज होती है। 5 तरह की कौन कौन सी, IgG होती है, बिल्कुल।
IgA होती है, IgM होती है, ये सीधा सीधा नाम दिख रहा है आपको, IgD होती है और लास्ट में होती है IgE। ये तो हो गई आपकी 5 तरह की एंटीबॉडीज। लेकिन आपने क्यों याद किया गमडे? आपने गमडे याद करने से इसका सीक्वेंस ये याद कर लिया कि कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG, उसके बाद IgA, उसके बाद IgM, उसके बाद IgD और उसके बाद में IgE। गमदे, गमदे से आपको ना केवल 5 एग्जाम्पल्स, 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज याद होगी, बल्कि इनका सीक्वेंस भी याद हो जाएगा ज्यादा से कम की तरफ। सबसे ज्यादा G, उसके बाद A, फिर M, फिर D और E, यानी लीस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है? IgE और मोस्ट एबंडेंट IgG। है ना कमाल की ट्रिक? आपको 2 चीजें एक सिंगल ट्रिक में मैंने याद करवा दी। चलो, एक्सॉन्स वर्सेस इंट्रॉन्स। बहुत कंफ्यूज करते हैं कि सर एक्सॉन्स कौन से, इंट्रॉन्स कौन से। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से पता है। EX, एक्सॉन में जो EX का मतलब होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है कि वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। mRNA का वो पार्ट जो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो क्या कहलाएगा? एक्सॉन। कुछ भी याद नहीं करना, EX फॉर एक्सॉन, EX फॉर एक्सप्रेस। यानी आप तो सिर्फ इतना सा क्या बोलो कि एक्सॉन्स एक्सप्रेस, एक्सॉन्स एक्सप्रेस। फिर आता है इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स में भी INT, INT का मतलब होता है इंटरवीन। INT से क्या याद करोगे आप? इंटरवीन। यानी कि सिंपली आज से आप ऐसा बोलो, एक्सॉन्स एक्सप्रेस, इंट्रॉन्स इंटरवीन। एक्सॉन्स एक्सप्रेस, इंट्रॉन्स इंटरवीन, है ना। एक्सॉन्स एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को और इंट्रॉन्स केवल इंटरवीन करते हैं, अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। इसलिए आप देखो जब mRNA का मैच्योरेशन होता है तो स्प्लाइसिंग होती है, और स्प्लाइसिंग करके हम किसे हटा लेंगे? जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जो इंटरवीन कर रहा है। तो इंट्रॉन्स को निकाल लेते हैं और जो एक्सॉन्स बच गए उन सभी एक्सॉन्स को आप लाइगेज की हेल्प से जोड़ देते हो, तब जाकर बनता है मैच्योर mRNA। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को हमेशा याद कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक और बता देता हूं मैं आपको कि कैसे आप फंगाई की 4 अलग अलग ग्रुप से याद कर सकते हो। तो पहले तो उसका भी मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। आप याद करो पापड़। क्या याद करना है आपको? पापड़। पापड़ से रिजेंबल करता है ना वर्ड पापड़, जैसे पापड़ वैसे ही पापड़, पापड़ याद करना है आपको। पापड़ से आपको क्या याद आएगा? पापड़ से आपको याद आएगा सबसे पहले तो फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद ए फॉर एस्कोमाइसिटीज, ये लो आप नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद में क्या आएगा? बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, ये हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। तो एक से मैंने आपको यहाँ पर 2 ट्रिक बता दी आपको कि एक तो आप याद कर लो फंगाई में कौन कौन सी क्लासेस है, और डी क्या हो जाएगी? ड्यूटेरोमाइसिटीज। यही है 4। पाबड़ याद करना है आपको। क्या याद करना है? पाबड़, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इससे तो मैंने आपको फंगाई की वो 4 क्लासेस याद करा दी। अब मैं आपको फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल से याद करा लेता हूं। चलो, आपको क्या याद रखना है? रैंप। रैंप पता ही होगा आपको। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल से याद करने के लिए आपको केवल रैंप को याद करना है। देखो कैसे कैसे आएगा फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल। रैंप से आपको याद, आर से आपको याद करना है राइजोपस, आर से राइजोपस। ठीक है, फिर आता है ए फॉर आएगा आपका एल्ब्यूगो। तो सेकंड एग्जांपल क्या हो गया? ए फॉर एल्ब्यूगो। नेक्स्ट बढ़ते हैं एम की तरफ। एम से याद करो आप म्यूकर, और एफ से पी से याद करो फाइकोमाइसिटीज। यानी फाइकोमाइसिटीज के 3 एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी ने दिए, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकर। कैसे याद होगा आपको? रैंप से। और 4 क्लासेस कैसे याद होगी? पाबड़ से, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस तरीके से आप पहले तो फंगाई के डिफरेंट ग्रुप्स याद भी कर लिए और प्लस फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल भी आपको याद करवा दिया। फिर बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि सर राइट लंग में कितने लोब्स हैं और लेफ्ट लंग में कितने लोब्स हैं। बहुत आसान है। देखो, आप राइट को जब हिंदी में लिखोगे, राइट को जब आप लिखोगे हिंदी में, तो कितने अल्फाबेट यूज किए आपने? 3। तो राइट में कितने लोब्स होंगे? 3। ठीक है, राइट लंग में कितने लोब होंगे? आपको राइट को हिंदी में लिखना है तो 3 हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। लेफ्ट में कितने हो जाएंगे? 2 लोब्स, है ना। जब आप लेफ्ट लिखते हो तो आप बेसिकली फ आधा है ना वहां पे, तो फ आधा है, तो आप ऐसे लिखोगे इसको। तो लेफ्ट में कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं। राइट में कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ लूप्स याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिलीज में आपको सिर्फ याद करना है एमबीबीएस पोटैटो। क्या याद करना है? एमबीबीएस पोटैटो। अब ये ट्रिक देखना आप लोग, एमबीबीएस पोटैटो। सबसे पहले तो आप देखना है आपको कि पोटैटो खुद एग्जाम्पल किसका है? सोलेनेसी से। अब हम लोग इस एक ट्रिक से यानी एमबीबीएस पोटैटो से ना केवल इनके एग्जाम्पल्स, ना केवल इनके एग्जाम्पल्स, बाकी पूरी की पूरी फैमिली के करेक्टर्स, पूरी सोलेनेसी फैमिली के करेक्टर मैं आपको याद करवा दूंगा इस एमबीबीएस पोटैटो नाम के एक ट्रिक से। चलो शुरू करते हैं हम लोग। एमबीबीएस पोटैटो कैसे हम लोगों को याद दिलाएगा सब कुछ। देखो सबसे पहले मैं आपको इससे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं वो मैं बता देता हूं आपको। मैं एग्जाम्पल्स को ना इधर सीक्वेंस में लिख रहा हूं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मुझे इससे और भी काफी कुछ डिराइव करना है, तो सब मिक्स ना हो जाए इसके लिए शुरू करूंगा। देखो सबसे पहले देखो सबसे पहला एग्जाम्पल तो साफ साफ सामने ही लिखा है आपका एमबीबीएस पोटैटो, यानी सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है? पोटैटो। तो यहां से शुरू करते हैं, आलू, या पोटैटो फैमिली, आलू परिवार बोलते हैं इसको। फिर आएगा एम से आप याद करो मकोई। एम से याद करना है आपको मकोई। मकोई भी मैं बता देता हूं आपको, सोलेनम निग्रम इसका नाम है। सोलेनम निग्रम इज मकोई, ठीक है। पोटैटो, पोटैटो याद होगा आपको सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। मैंने क्या कहा? एमबीबीएस पोटैटो से केवल एग्जांपल्स याद नहीं होंगे आपको, एग्जांपल्स के साथ साथ में काफी करेक्टर्स भी याद करवाऊंगा। फिर आएगा बी से याद करो आप ब्रिंजल, बैंगन इसका एग्जांपल है ना। फिर आप याद करो फोर्थ एग्जांपल है इसका बेलाडोना, याद करो आप बेलाडोना। बी फॉर बेलाडोना, एमबीबीएस चल रहा है ना, एमबीबीएस। पोटैटो तो आ गया पहला, फिर एम फॉर मकोई, बी फॉर ब्रिंजल, फिर नेक्स्ट बी है बेलाडोना। बेलाडोना आप लोग पूरा नाम याद करो, एट्रोपा बेलाडोना, याद करो आप। देखो क्यों बता रहा हूं ऐसा एट्रोपा बेलाडोना, क्यों? क्योंकि क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ड्रग्स वाले सेक्शन में इस प्लांट का नाम यूज किया गया है, एट्रोपा बेलाडोना। और एट्रोपा बेलाडोना के साथ साथ एक और नाम लिखा है वहां पर, वो नाम भी आपको मैं बता दूं, वो नाम है दतुरा। क्या नाम है? दतुरा। याद करो ये नाम किसके लिए यूज किया है इन लोगों ने? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि एट्रोपा बेलाडोना और दतुरा ये दोनों कैसे हैं? हेल्यूसिनोजेनिक। यानी मैंने आपको इस एक ट्रिक से हेल्यूसिनेशन कौन कौन करता है वो भी मैंने आपको याद दिला दिया, प्लस एट्रोपा बेलाडोना और दतुरा ये दोनों सोलेनेसी को बिलोंग करते हैं। कौन? एट्रोपा बेलाडोना और दतुरा दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी फैमिली को। तो ये एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली के भी हैं और प्लस ये हेल्यूसिनेशन करवाने वाले ड्रग्स के भी एग्जाम्पल्स है, तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आएगा एस मतलब स्पाइस। याद करो सोलेनेसी में स्पाइस का एग्जाम्पल क्या दे रखा है? चिली, ठीक है, तो चिली भी इसी में आ जाएगा। फिर बात करते हैं पी के पास चलते हैं, तो पी से एग्जाम्पल आपको याद करना है पिट्यूनिया। पी से क्या याद करना है आपको? पिट्यूनिया, ठीक है, बराबर चल रहे हम लोग। आगे चलते हैं फिर ओ से कुछ नहीं है, ओ छोड़ो, ओ का मतलब मैं आपको इसके कैरेक्टर्स में समझा दूंगा। फिर आएगा टी से आपको याद करना है टोमेटो, टमाटर। फिर आएगा ए से आप याद करो अश्वगंधा, ए से अश्वगंधा, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं टी और ओ एक साथ याद करो आप टोबैको। टी और ओ का मतलब क्या है? टोबैको। हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ये जो हमारी ऑफलाइन सेंटर्स चलती है ना अजमेर में, जयपुर में, वहां पे हम लोग इसी तरीके से बायोलॉजी सारी ट्रिक्स से लेकर मैक्सिमम चीजें आपको ट्रिक्स में ही याद करवा देंगे। और हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है विश्वास बैच, वो भी हम लोग सब इसी तरीके से ऑनलाइन ट्रिक्स से और जो कंसेप्ट बेस्ड है ना बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सारी स्टडी करते रहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे, एक बार वापस बता दूं। पहला एग्जाम्पल तो आपके सामने ही लिखवा दिया हमने, एमबीबीएस पोटैटो यानी पोटैटो पहला एग्जाम्पल। फिर एम से मकोई, बी से ब्रिंजल, बी से बेलाडोना, बेलाडोना का पूरा नाम एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना से आपको दतुरा भी याद आएगा। इन दोनों में दो चीजें याद रखनी है कि बेलाडोना और दतुरा दोनों एक तो सोलोनेसी को बिलोंग करते हैं, प्लस दतुरा हेल्यूसिनोजेनिक है यानी कि हेल्यूसिनेशंस प्रोड्यूस करता है। फिर एस फॉर स्पाइस, स्पाइस में एग्जांपल किसका दे रखा है? चिली का। फिर पी फॉर पिट्यूनिया, फिर टी फॉर टोमेटो, ए फॉर अश्वगंधा और टीओ फॉर टोबैको। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? आपके सोलेनेसी फैमिली के। तो आई होप आप लोगों को एग्जांपल्स याद हुए होंगे। अब हम चलते हैं कि हम लोग और क्या याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। इस ट्रिक से मैं और क्या क्या याद करवा सकता हूं आपको। देखो बी का मतलब होगा यहाँ पे बेरी। याद करो सोलेनेसी में जो फ्रूट होता है वो कौन सा होता है? तो वहां लिखा है या तो बेरी होगा या फिर क्या होगा? कैप्सूल। इस बी से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस और पी, क्या वर्ड है? एस और पी। एस और पी से याद करोगे आप सुपीरियर,
क्या याद करोगे? सुपीरियर। और ओ से याद करोगे ओवरी, यानी कि इसमें ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर ओवरी, SPO सुपीरियर ओवरी, SPO मतलब सुपीरियर ओवरी। आगे चलते हम, इस P का एक बार और फायदा उठाते हैं हम लोग। इस P से आपको एक और चीज याद करनी है, P फॉर 5। क्या याद करना है? P फॉर 5। 5 क्या? 5 क्या? इस फैमिली में फ्लावर्स में 5 होते हैं सेपल्स, 5 होते हैं पेटल्स और 5 होते हैं स्टेमन्स। अभी आप देखना, मैं थोड़ी देर में इस एक सिंगल ट्रिक से आपको इसका पूरा फ्लोरल फॉर्मूला याद करवा दूंगा। केवल एमबीबीएस पोटैटो से ना, केवल एग्जांपल्स, बाकी फैमिली के कैरेक्टर्स और साथ साथ में उसका फ्लोरल फॉर्मूला सब याद हो जाएगा केवल और केवल इस पोटैटो से जिसने एमबीबीएस कर रखी है। तो P फॉर 5, देखो पहले तो SPO सुपीरियर ओवरी, फिर P का मतलब 5। 5 क्या? सेपल्स, 5 पेटल्स और 5 स्टेमन्स। चलिएगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आएगा T। T से आपको याद करना है 2 कार्पल्स। T से क्या याद करना है? 2 कार्पल्स, यानी कि कार्पल्स कितने इसके पास में? 2 हैं। चलेगा, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा सबसे इंपॉर्टेंट A। A हमें बहुत कुछ सिखाएगा। A आज हमें यहाँ पर बहुत कुछ सिखाएगा। क्या क्या सिखाएगा A? याद करवाता हूं मैं तुम्हें। देखो, सबसे पहले तो प्लेसेंटेशन कैसा है इसमें, तो आप कहोगे A फॉर एक्साइल, ठीक है। फिर पूछेंगे बताओ एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, तो आप कहोगे A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। फिर आपसे पूछेंगे एस्टिवेशन कैसा है, तो आप कहोगे A फॉर ऑल्टरनेट। यानी इस A से आपको इसके 3 कैरेक्टर्स याद हो गए। क्या? कि प्रेजेंटेशन कैसा है? एक्साइल। प्रेजेंटेशन कैसा है? एक्साइल। फ्लावर खुद कैसा है? सिमेट्री कैसी है इसकी? सिमेट्री है इसकी एक्टिनोमॉर्फिक। और फाइलोटैक्सी कैसी है इसकी? ऑल्टरनेट। तो आप A से आपने 3 चीजें इसकी याद कर ली, एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्टिनोमॉर्फिक भी है और ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी शो करता है। चलो और बढ़ते हैं हम लोग। और क्या याद आ रहा है? और क्या याद आ रहा है? T से मुझे याद आ रहा है कि इसमें होते हैं 2 कोटाइलिडन्स, 2 कोटाइलिडन्स, यानी ये फैमिली कैसी है? ये प्लांट कैसा है? एक डाइकॉट, सोलेनेसी डाइकॉट फैमिली है। समझ में आया? ये सारी चीजें। अब हम लोग, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस एक एमबीबीएस पोटैटो से मैं आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद करा दूंगा, तो सामने लिख दिया मैंने फ्लोरल फॉर्मूला। आप लोग देखो, सारा का सारा फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप एक्टिनोमॉर्फिक को? ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि इसके पास में क्या प्रेजेंट है? स्टेमन्स कितने? 5। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि कार्पल्स है कितने? 2। यानी फ्लावर कैसा हुआ? बाइसेक्सुअल हुआ ना, स्टेमन भी है और कार्पल भी है, यानी फ्लावर कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? इसके बाद हम लिखते हैं कि सेपल्स कितने हैं, तो याद करो K, सेपल्स कितने हैं? 5। फिर पेटल्स कितने हैं? 5, तो C के नीचे क्या लिखूं? 5। फिर पूछेंगे एंड्रोशियम यानी स्टेमन्स कितने हैं, तो आप कहोगे 5। ये देखो, आप हो गया ना याद। उसके साथ में एक छोटी सी चीज ये याद करो कि एपीपेटलस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये? एपीपेटलस कंडीशन। अब कौन कौन सी फैमिली में एपीपेटलस कंडीशन है और वो फैमिलीज आपके कोर्स में, उसकी भी ट्रिक बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिससे वो तीनों फैमिलीज जो आप लोगों के नीट के कोर्स में, उसमें जिसमें एपीपेटलस कंडीशन है, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। वो ट्रिक भी आने वाली है, बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं मैं अभी, है ना। नेक्स्ट स्लाइड्स में उसी का नंबर होगा शायद। बड़े फिर लास्ट में क्या लिखते हो आप? जी। बताओ मुझे गायनोशियम कितने? पहली बात तो कार्पल्स कितने? यहाँ पर 2 कार्पल्स हैं इसके पास में, तो ठीक है, ये इसके पास में 2 कार्पल्स प्रेजेंट है। और ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी। ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी कैसे रिप्रेजेंट करते हो? जी के नीचे इस तरीके से बार लगा के। हो गया फ्लोरल फॉर्मूला याद। एमबीबीएस पोटैटो ना केवल एग्जांपल्स याद करवा रहा है आपको, इसके साथ साथ में पूरा का पूरा फैमिली का आपने फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लिया इस एक सिंगल ट्रिक से। मुझे लगता है इससे ज्यादा यूजफुल ट्रिक आपको बायोलॉजी में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। चले आगे बढ़े, मजा आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। एपीपेटलस कंडीशन लो आ गई। आप लोग कह रहे थे ना कि सर एपीपेटलस कंडीशन से याद करने की कोई ट्रिक बता दो, तो ये रही आपके सामने ट्रिक। आपको कुछ भी याद नहीं करना बच्चों, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर सेम। आपको केवल क्या याद करना है? सेम याद करना है। सेम के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना। देखो, E फॉर एपीपेटलस, ट्रिक किसकी है ये? ट्रिक है सर ये एपीपेटलस कंडीशन याद करने की, ये लो करवा दी। फॉर एस का मतलब सोलेनेसी। अभी देखा ना हमने, सोलेनेसी फैमिली में कंडीशन कैसी होती है? एपीपेटलस कंडीशन। फिर ए से याद करना है आपको एस्टेरेसी।
जो सनफ्लावर की फैमिली है एस्टेरेसी, क्या नाम है एस्टेरेसी का दूसरा? कॉम्पोजिटी। तो एस्टेरेसी, कॉम्पोजिटी, इन दोनों में एपिपेटलस कंडीशन मिलती है। फिर आएगा एम, एम से याद करो मालवेसी, जो कॉटन फैमिली है, चाइना रोज, भिंडी, है ना। मालवेसी में कौन कौन आता है? कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर, ये सब के सब क्या है? इन सब में कंडीशन कैसी होती है? एपिपेटलस कंडीशन रहती है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये एपिपेटलस कंडीशन याद करने का जो है वो ट्रिक आप लोगों के सामने। ट्रिक मालवेसी फैमिली, सोलोनेसी कंप्लीट किया, मालवेसी पे आते हैं। मालवेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स जो तुम्हें याद करने चाहिए, और प्लस उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ इंपॉर्टेंस क्या आएगा मालवेसी फैमिली का, ये देखना आप लोग कि देखो मालवेसी फैमिली का एक एग्जाम्पल है चाइना रोज, मालवेसी का एक एग्जाम्पल है चाइना रोज। प्लांट मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी जगह पर आपको चाइना रोज का एग्जाम्पल मिलेगा, बहुत जगह पे देखना आपको चाइना रोज का एग्जाम्पल मिलेगा। कभी आपको प्रेजेंटेशन में मिलेगा, कभी आपको मिलेगा एस्टिवेशन में। तो आपको वो अलग अलग याद करने की बजाय अगर आप लोग केवल मालवेसी याद कर लो, और चाइना रोज उसका एग्जाम्पल है ये सब याद करवा देता हूं मैं आपको। सिर्फ एक वर्ड याद करना है, अस्थमा, जो आपको ऑलरेडी याद है ना। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन बींग्स में एक बीमारी पड़ी होगी अस्थमा के बारे में, तो इस अस्थमा से आपको मैं पूरा मालवेसी फैमिली के कैरेक्टर्स, इनके एग्जांपल्स याद करा दूंगा। और चाइना रोज के जब आपसे फीचर्स पूछे जाएंगे, जो जनरली बहुत पूछे जाते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर से, तो आप वो भी यहां से सॉल्व कर लोगे। चले शुरू करें। अस्थमा से हमें क्या क्या समझ में आएगा मालवेसी फैमिली में? देखो अस्थमा से मालवेसी फैमिली में मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एम ए। अस्थमा में जो एम ए है इसका मतलब है मालवेसी, इसका मतलब क्या है? मालवेसी। तो इस ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा एम ए से कि ये मालवेसी फैमिली, जो भी मैं ये चीजें बता रहा हूँ सारी की सारी मालवेसी फैमिली की है। फिर आएगा ए से शुरुआत करते हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। कैसी फाइलोटैक्सी है इसके पास? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अब आप जाके प्लांट मॉर्फोलॉजी में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में देखना क्या एग्जांपल्स लिखे होंगे आपको, मालवेसी का ही एग्जांपल है। देखे ना, अभी खोलना, अभी आप लोग एनसीईआरटी खोलना, उसमें देखना ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जांपल्स, आपको आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस का मतलब होगा यहाँ पर सुपीरियर ओवरी। एस का मतलब क्या है? सुपीरियर ओवरी। ठीक है, सुपीरियर ओवरी मतलब कंडीशन कैसी है? हाइपोगाइनस कंडीशन। चाइना रोज इसका एग्जांपल, इसके सारे के सारे जो आपके एनसीईआरटी में चाइना रोज जिसका एग्जांपल है सब एक जगह पे आपको यहाँ पर याद होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, टी की बात करेंगे। तो अस्थमा में जो टी है उस टी का क्या मतलब होता है? उस टी का मतलब ये होगा कि इसमें एस्टिवेशन कैसा है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। कैसा एस्टिवेशन है ये? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब आप एनसीईआरटी खोलना और देखना एनसीईआरटी में ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या क्या एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल मालवेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अभी बताता हूं मैं कैसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एच बहुत इंपॉर्टेंट है। एच से आपको याद आएगा हिबिस्कस। क्या याद आएगा? हिबिस्कस। हिबिस्कस किसका नाम है बताओ? हिबिस्कस चाइना रोज का बॉटनिकल नेम है। हिबिस्कस चाइना रोज का बॉटनिकल नेम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज लिख दो इसके आगे, हिबिस्कस इज चाइना रोज। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल तो मालवेसी फैमिली का क्या है? हिबिस्कस। अब आप इस हिबिस्कस एग्जाम्पल को ही देखो अच्छे से, तो मैंने इसमें बी आई बड़ा लिखा है और सी बड़ा लिखा है। तो जो बी आई बड़ा लिखा है, इस बी आई का मतलब होगा कि ये भिंडी है। ये क्या है? भिंडी। याद करो लेडी फिंगर। तो खुद हिबिस्कस आपको याद करवा देगा कि मालवेसी में और कौन कौन सी प्लांट्स को आपने इंक्लूड कर रखा है। बी आई से आप याद करोगे भिंडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या बड़ा लिखा मैंने? और मैंने बड़ा लिखा है सी से आप याद करोगे कॉटन। तो मालवेसी फैमिली के तीन सबसे बेसिक एग्जांपल, हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज, कॉटन, इसलिए इस फैमिली को हम क्या कहते हैं? कॉटन फैमिली, और भिंडी यानी कि लेडी फिंगर। ये तीनों एग्जांपल्स किसके हैं? मालवेसी फैमिली के। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एम पे चलते हैं। एम से हम लोग ने टी से ट्विस्टेड कर लिया, एच से हमने क्या कर लिया? हिबिस्कस या चाइना रोज। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एम पे आते हैं हम लोग। तो एम से आपको क्या याद रखना है? एम से आपको याद रखना है कि ये मोनो अडल्फस कंडीशन शो करता है। कैसी कंडीशन? मोनो अडल्फस कंडीशन। मोनो अडल्फस का मतलब क्या होता है? जब सारे के सारे स्टेमन्स मिलकर एक सिंगल बंडल में फ्यूज हो जाते हैं। मोनो इज वन, तो स्टेमन्स ने मिलकर कितने बंडल्स बनाए? एक सिंगल बंडल, इसलिए आप लोग क्या वर्ड यूज करोगे? मोनो अडल्फस। अब जाके एनसीईआरटी में मोनो अडल्फस का एग्जाम्पल देखना, यही एग्जाम्पल्स है सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, ए पे चलते हैं हम लोग।
ए का मतलब पहले तो आप लिखो एक्साइल प्लेसेंटेशन, इसमें प्लेसेंटेशन कैसा मिलता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में एक और ए, जिसका मतलब होगा एक्टिनोमॉर्फिक, यानी मालवेसी फैमिली कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक। तो इस तरीके से अस्थमा से आपको क्या क्या याद ही हो गया, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, सबसे पहले तो एम ए मालवेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए, ए ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, एस फॉर सुपीरियर ओवरी हो गया, टी फॉर हो गया ट्विस्टेड, ट्विस्टेड क्या है ये, ट्विस्टेड हो गया एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। आप एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में देखना ट्विस्टेड एस्टिवेशन के आगे क्या क्या एग्जांपल्स लिखे हैं, तो उसमें एग्जांपल लिखा है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, तीनों क्या है, मालवेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो तीनों अलग अलग एग्जांपल याद करने से अच्छा ये याद कर लो ना, मालवेसी में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। फिर एच, एच से हिबिस्कस यानी चाइना रोज, हिबिस्कस के बीआई से भिंडी और सी से कॉटन। फिर आगे बढ़ते हैं एम, एम से आपको याद आएगा मोनो अडल्फस, इसलिए आप एक चीज और नोट करना, आप जो मालवेसी का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें ए के नीचे ऐसा इनफाइनाइट लिखा होगा, ए के नीचे क्या लिखा है, स्टेमन्स, ऐसे बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं और सब अपने आप को एक बंडल में अरेंज कर लेते हैं, इसलिए इसको कंडीशन को हम कहते हैं मोनो अडल्फस। इनफैक्ट ये इनफाइनाइट से ही आप पहचानोगे कि ये मालवेसी फैमिली है। एक और चीज बता दूं मैं आपको, मालवेसी फैमिली में आपको इनफाइनाइट मिलेगा स्टेमन के भी नीचे और कार्पल के भी नीचे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हमने बात की ए फॉर एक्साइल प्रेजेंटेशन और ए फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। अब आप जाके देखना एनसीईआरटी में कहां कहां पे चाइना रोज का एग्जांपल्स है, वो सारे फीचर्स एक साथ आपको अस्थमा से याद हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, हम लोग तो आ जाओ और बढ़ते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी को भी ले ही लेते हैं, है ना। अब जब शुरू कर ही दिया है, प्लांट्स के इतनी सारी चीजें हमने देख ली, और देखते हैं हम लोग कि प्लांट्स में हमें क्या क्या याद किया जा सकता है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या है भाई जिनसे हम चीजों को आसानी से याद कर सके। शुरू करते हैं हम लोग फाइलोटैक्सी की बात करते हैं, केवल ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी नहीं, ये ट्रिक से आपको सारी फाइलोटैक्सी मैं याद करवा दूंगा। देखो जब हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी की, जब हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी की, तो फाइलोटैक्सी तीन टाइप की रहती है। पहली होती है जिसमें लीव्स एक दूसरे के सामने आ जाए, उसको आप कहते हो ऑपोजिट। अगर ऑल्टरनेट तरीके से अरेंजमेंट हो तो उसको आप कहते हो ऑल्टरनेट। और अगर सब कुछ एक ही नोड पे एक वर्ल्ड बना दे तो उसको आप क्या कहते हो, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का एक ही एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, एल्स्टोनिया, तो ये तो आप डायरेक्ट याद कर लो, ये तो आप डायरेक्ट याद कर लो। वर्ल्ड का एग्जांपल क्या है, एल्स्टोनिया। बच गई कौन सी, ऑपोजिट और ऑल्टरनेट, ये मैं अभी आपको याद करा देता हूं। यहां देखो आप लोग, ऑपोजिट और ऑल्टरनेट। पहले ट्रिक का नाम क्या है, ट्रिक का नाम है जीओसी मस्का। जीओसी क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मस्का सब्जेक्ट है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। मस्का समझते हो ना तुम लोग, बटर के जैसा मस्का है बिल्कुल। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मस्का। कैसे देखते हैं हम लोग, ओ से आपको याद करना है ऑपोजिट, यानी कि मैं एग्जांपल जीओसी से आपको क्या याद करवाने वाला हूं, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी के। फिर आएगा जी, जी से आप याद करो गुआवा, यानी ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का पहला एग्जांपल है गुआवा और सेकंड एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। सिर्फ एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स याद करवाऊंगा। जीओसी, जी फॉर गुआवा, ओ फॉर ऑपोजिट, सी फॉर कैलोट्रोपिस। ये एग्जांपल्स किसके हैं आपके एनसीईआरटी में, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी के। आगे बढ़ो आप, मस्का की बात करते हैं। मस्का में ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, यानी मैं अब आपको एग्जांपल्स बताऊंगा किसके, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। एमयू, एमयू से आपको याद करना है मस्टर्ड। तो पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में वो दिया मस्टर्ड। फिर आएगा एस, एस से याद करो आप सनफ्लावर, एस से क्या याद करो, सनफ्लावर, ये इसका सेकंड एग्जांपल हो गया। और फिर लास्ट में आएगा आपके सी, सी से आपको एग्जांपल कौन सा याद करना है, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। ये तीनों एग्जांपल्स किसके हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। क्लियर, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल क्या है, गुआवा और कैलोट्रोपिस। और वर्ल्ड का एग्जांपल क्या है, एल्स्टोनिया। हो गए याद सारे फाइलोटैक्सी के, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल सिर्फ आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्का, जीओसी मस्का से याद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और ट्रिक्स देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में दे रखी है दो कंडीशन, अपोकार्पस और सिनकार्पस। अपोकार्पस का मतलब क्या होता है कि जब कार्पल्स सारे फ्री हो, आपस में फ्यूज्ड नहीं हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अपोकार्पस कंडीशन। और उसके एग्जांपल्स देखो, याद करने का तरीका क्या है। अगर आपको अपोकार्पस एग्जांपल के याद, अगर आपको एग्जाम में अपोकार्पस के एग्जांपल्स पूछ ले तो आप वहीं बैठ के रो दो, रो लो, आप क्या कर दो,
रो लो आप, अगर आप वहां पे रो लोगे तो आपको अपने आप याद आएगा कि रो का मतलब होता है रोज, एलओ का मतलब होता है लोटस, रोलो रोज एंड लोटस, और एपी का मतलब होता है अपोकार्पस। इतना आसान था। अपोकार्पस का एग्जाम्पल से आप रो लो आप, रोज, लोटस, अपोकार्पस। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रूप, ड्रूप एक टाइप का फ्रूट है, सबको पता है, और एनसीईआरटी ने ड्रूप के दो ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। कौन कौन से? कोमा, कौन से? कोमा। ये एग्जाम्पल्स ऐसी चीजें हैं ना जो पेशेंट को कभी रुला रही है, स्टूडेंट्स को कभी रुला रही है। अपोकार्पस का एग्जाम्पल आ रहे हैं तो आप रो देते हो, रो लो आप, और ड्रूप के एग्जाम्पल सुन के तो आप कहाँ चले जाओगे? कोमा में। इसलिए कोमा से आप याद करना, सीओ कोकोनट और एमए मैंगो। कोकोनट और मैंगो दोनों क्या है? ड्रूप के एग्जाम्पल है। क्लियर है बिल्कुल? कोमा में चले जाना, कभी रो लेना तो कभी कोमा में चले जाना आप लोग। आगे बढ़ो हम लोग। ग्लाइकोलाइसिस। अभी ग्लाइकोलाइसिस में क्या करना है? ग्लाइकोलाइसिस में बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे याद करें, कहाँ एटीपी बनता है, कहाँ एटीपी टूटता है, कहाँ NADH2 का फॉर्मेशन होता है। नहीं याद रहता। क्वेश्चन ही यही आता है एटीपी में, एटीपी क्वेश्चन ही यही आता है ग्लाइकोलाइसिस में कि एटीपी कहाँ बनता है, एटीपी कहाँ टूटता है, और NADH2 का फॉर्मेशन कहाँ होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल सबस्ट्रेट देखना है और प्रोडक्ट देखना है। देखो मैं कैसे सिखा रहा हूं यहाँ पे। हमने जब शुरुआत की तो तुम कह रहे हो कि ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। चेंज क्या आया? ग्लूकोज पे आके एक फॉस्फेट जुड़ गया। ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज पे आके एक फॉस्फेट जुड़ गया, तभी क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट आया, फॉस्फेट कहां से आएगा? फॉस्फेट आएगा एटीपी के ब्रेकडाउन से। आप देखो एक बार मेरी इस बात को समझो, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एटीपी, एटीपी का जब ब्रेकडाउन होता है तो बनता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जब एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां जाकर बाइंड हो गया, तो जब यहां पे जाके बाइंड होगा तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आप तो उस प्रोडक्ट देखो, अगर प्रोडक्ट में एक फॉस्फेट आके ऐड हो रहा है तो वो फॉस्फेट एटीपी से आया होगा, तो वो उसी स्टेप पर एटीपी कंज्यूम होगा। और देखते कहां पर? ये देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये क्या? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट आकर जुड़ा है यहाँ पे। कहां से आया? एटीपी के ब्रेकडाउन से, एटीपी के ब्रेकडाउन से। अब अगर अगली बार आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कहां पे यूज होता है, तो आप क्या कहोगे? आप केवल देखोगे रिएक्शन का प्रोडक्ट में कोई फॉस्फेट जुड़ा है क्या, तो अगर वो फॉस्फेट जुड़ा है तो वो एटीपी से ही आया होगा। रटने की जरूरत नहीं होती, रटने की जरूरत नहीं होती। आप देख लो यहाँ पे एटीपी टूटा, फॉस्फेट आकर सबस्ट्रेट को जुड़ गया, बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ एटीपी टूटा, फ्रक्टोज आकर, सॉरी फॉस्फेट आकर यहाँ जुड़ गया, क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसका उल्टा कर लेना जब एटीपी बनेगा तब। देखो कैसे, यहाँ क्या आपके सामने 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या मतलब है कि कार्बन नंबर 1 और 3 पे फॉस्फेट जुड़ा है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट जुड़ा है। एक फॉस्फेट कहाँ गया? जो एक फॉस्फेट यहां से रिलीज हुआ वो जाकर एडीपी से जुड़ गया और क्या बन गया? एटीपी। यानी जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है वहां पे प्रोडक्ट में एक फॉस्फेट कम हो जाता है। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं? एटीपी का जहां पर फॉर्मेशन होता है तो एटीपी को बनाने के लिए फॉस्फेट चाहिए ना, फॉस्फेट यहां से निकल जाएगा, प्रोडक्ट में एक फॉस्फेट कम हो जाएगा, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। और देख लो, और यहाँ पर 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, नाम क्या है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। यहाँ क्या है? केवल पाइरुविक एसिड, यानी कि पाइरुवेट। तो फॉस्फो चला गया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से क्या बन गया? पाइरुवेट। फॉस्फो चला गया, फॉस्फो कहां चला गया? फॉस्फो एटीपी बन गया। तो जहां पर प्रोडक्ट में फॉस्फेट जुड़ रहा है वहां कहोगे कि एटीपी कंज्यूम हो रहा है, तो वही तो फॉस्फेट दे रहा है। और जहां पर प्रोडक्ट में फॉस्फेट नहीं है तो फॉस्फेट कहां चला गया? एडीपी ने ले लिया और क्या बना दिया? एटीपी। तो बस इतना आसान है, आपको कुछ भी याद नहीं करना कि कहाँ एटीपी बनता है और कहाँ एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। फिर आता है कि सर NADH2 भी याद करवा दो, NADH2 कहाँ पे बनेगा? तो ये भी आसान है याद करना। ये लो देखो, सिंपल सी बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताओ, जब NAD से NADH2 बना, जब NAD से NADH2 बना, तो आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या ये रिडक्शन है? बिल्कुल, ये क्या है? रिडक्शन। हाइड्रोजन आके जुड़ा है ना इस पे, NAD पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी NAD का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो यहाँ पर, अगर किसी रिएक्शन में एक का रिडक्शन होता है तो दूसरे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि
जहां पे भी NaDH2 फॉर्म होता है उस रिएक्शन में उस सबस्ट्रेट का होगा ऑक्सीडेशन। सबस्ट्रेट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब आप यहां देखो ध्यान से, ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या है ये? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। प्रोडक्ट क्या है? ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड एक एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड, उससे क्या बना? ग्लिसरिक एसिड, एक एसिड। याद करो केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड से एसिड बनाते हो तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जब इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट का करवा रहे हो ऑक्सीडेशन, सबस्ट्रेट का क्या करवा रहे हो? ऑक्सीडेशन, तो इसका होगा ना रिडक्शन। सही बात है ना? इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ मतलब हाइड्रोजन निकला ना इसमें से, वो हाइड्रोजन यहां जुड़ गया और इसका क्या करवा दिया? रिडक्शन। और पूरे ग्लाइकोलाइसिस में आप देख लो केवल एक ही जगह पे है जहां पर ऑक्सीडेशन आप लोग करते हो, और वही जगह पे NaDH2 का फॉर्मेशन होता है। तो रटना नहीं होता, जब एल्डिहाइड से एसिड बनेगा यानी ऑक्सीडेशन होगा तो अपने आप NAD का रिडक्शन होकर NaDH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस